हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, हम सॉल्व करने वाले हैं आज आपके पी वाई क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ सी एस आर नेट। ठीक है, तो जो लोग सी एस आर नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और नंबर थियरी को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक। आज के इस वीडियो में जैसे कि आप देख पा रहे हो, हम कवर करेंगे आपके नंबर थ्योरी के क्वेश्चन जो कि पार्ट बी में आ रखे हैं। ओके, जिसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चंस कवर्ड होंगे, इट विल बी फ्रॉम जून 2011 से लेकर जुलाई 2024। अराउंड 27 क्वेश्चन है, जितने भी मुझे मिले हैं उनका सेट बनाया है। तो हम इतने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आपको होगा कि इस वीडियो को बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें मैंने 2 ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं। पहली बात, इट इज़ फॉर लर्निंग पर्पस। हमने जो चीज़ सीखी है, पढ़ी है, उस नॉलेज का एप्लीकेशन करने के लिए कि हम किस तरह से जो है प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ाने के लिए पहली बात ये वीडियो है। दूसरी बात, उन स्टूडेंट्स के लिए जो सी एस आर नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जब हम कोई बहुत से बच्चे होंगे जो सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, अब जब सेल्फ स्टडी किया जाता है तो पता नहीं चलता है कि कहाँ से शुरू करें और क्या करें। ठीक है, तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए ये पीवाईक्यू का सेशन है। ठीक है ना। सबसे पहली बात, क्या आपका नंबर थ्योरी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस यही ऑब्जेक्टिव्स को रख के ये सेशन बनाया गया है। ठीक। तो शुरू करने से पहले इतना बता देती हूँ एक बार कि जो ग्रुप थियरी की प्लेलिस्ट है, उसको एक बार आप ज़रूर फॉलो करें। ठीक है, अगर आपने जो है नंबर थियरी पढ़ी है तो एक बार रिवाइज जरूर करें सारे जो भी टर्म्स उसमें है, क्योंकि सारा का सारा यहाँ पे बता तो नहीं सकते, बट ठीक है, थोड़ा बहुत मैं समरी आपको देती हूँ जो आज के क्वेश्चंस में यूज होने वाले हैं। अदरवाइज आप जो है एक बार ज़रूर नंबर थियरी की जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तभी इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो सबसे पहली बात, ये कुछ समरी है आपके नंबर थ्योरी की। पहला कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ ए बी डिवाइड सी। ओके, तो ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस से निकला हुआ एक रिजल्ट है कि यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई है, एक्स और वाई आपके वेरिएबल हैं। तो इस सिंगल इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल यूज हुए हैं, इसका सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा जो ये कोएफिशिएंट ए और बी हैं, इसका जीसीडी सी को डिवाइड करे। अब आपको पता है कि कैसे निकल के आता है। दूसरा है आपका चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर भी क्वेश्चंस आ रखे हैं। ये कहता है कि अगर आपके m1 m2 mn कुछ पॉजिटिव इंटीजर हैं सच दैट कि उनका आपस में जीसीडी जो है वो 1 है फॉर i नॉट इक्वल टू j। ठीक है, मतलब हर किसी का, हर कोई जो है एक दूसरे के साथ को प्राइम है। तो ऐसे केस में जो ये हमारे लीनियर कॉन्ग्रुएंस के इक्वेशन है, लीनियर कॉन्ग्रुएंसी है, जहाँ पे ये x हमारा वेरिएबल है, ढूंढना है हमने जिसको, वेर x इज कॉन्ग्रुएंट टू a1 मॉड m1, x इज कॉन्ग्रुएंट टू a2 मॉड m2, x इज कॉन्ग्रुएंट विथ an मॉड mn। तो इनका जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, वो जो सॉल्यूशन होगा वो होगा यूनिक विथ रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलो m1 m2 अप टू सो ऑन mn। इनका मल्टीप्लीकेशन है ये। ठीक है, ये कहती है आपकी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की। तीसरा है आपका, दिस इज योर ऑयलर्स फंक्शन या फिर यूलर्स फंक्शन, जो भी आप कहते हो इसको। तो ये है क्या, दिस इज एक्चुअली आपको देता है, अगर मैं फाई ऑफ एन की बात करूं, तो ये आपको एक ऐसा सेट देगा x सच दैट कि ये जो x होगा दिस इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन और इक्वल टू n। ठीक है, वेर जीसीडी ऑफ x एंड n इज 1। यानी क्या, कि जो भी n से छोटे होंगे और n के साथ को प्राइम होंगे, तो उन सब का सेट हम कहते हैं, ये देता है आपको ऑयलर्स फंक्शन। और फाई ऑफ p टू द पावर k इज इक्वल टू p की पावर k माइनस p की पावर k माइनस 1। ठीक है, और दूसरा एक यहाँ पे भी है कि अगर आपका m और n को प्राइम है तो आप इसको सेपरेट भी कर सकते हो, फाई ऑफ m फाई ऑफ n। ठीक है, फिर है आपका सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन n एंड रिलेटिवली प्राइम टू n। मतलब क्या है कि जो यहाँ पे हमको x मिले हैं
इन्हीं को अगर हम ऐड करें तो इसका फॉर्मूला निकल के आता है 1/2 n इंटू 5 ठीक। फिर आपका कहता है फर्मैट्स का थ्योरम। फर्मैट्स का थ्योरम कहता है कि p कोई प्राइम नंबर है, a कोई भी इंटीजर है। तो ये जो p ऐसा हो जो a को डिवाइड नहीं करता हो, तो ऐसे केस में a की पावर p-1 जो है वो 1 मॉड p इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। लगभग ऐसा ही जो है आपका ऑयलर्स थ्योरम है कि अगर जीसीडी ऑफ a n 1 है, a और n का जीसीडी 1 है, तो ऐसे केस में a की पावर phi ऑफ n इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड n। ठीक है, यहाँ पे आप n की जगह p रखोगे तो ये आपका फर्मैट्स थ्योरम बन जाता है। विल्सन्स थ्योरम क्या कहता है? विल्सन्स थ्योरम हमेशा याद रखिए, इसमें फैक्टोरियल इन्वॉल्व होता है कि आपका p-1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट विथ -1 मॉड p। और फिर आपका पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n, जिसे हम टाउ n से डिनोट करते हैं। तो अगर n आपका कुछ ऐसा है, p1 की पावर k1, ओके इट इज सॉरी r1 डॉट p2 की पावर r2 अप टू सॉन pk की पावर rk। ठीक है, तो ऐसे केस में जो पावर्स होते हैं इनमें आपने 1 ऐड कर देना है और सबको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपको बताएंगे कि इस नंबर के कितने पॉजिटिव डिवाइजर्स है। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत छोटी सी समरी दी है, बहुत कुछ बताने को है नंबर थ्योरी के अंदर। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर विथ नो 2 डिजिट्स कॉमन इज। ओके, अब ये क्वेश्चन जो है आपके एमएससी लेवल का बिल्कुल भी नहीं है, दिस इज फ्रॉम योर 11th क्लास परमुटेशन। ठीक है, बट ये 2011 की बात है, तो उस टाइम पे ऐसे क्वेश्चन आया करते थे। तो क्या कहता है कि 4 डिजिट का नंबर है, तो इसमें होंगे आपके 4 डिजिट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, अब डिजिट कितने अवेलेबल है हमारे पास? डिजिट हमारे पास है आपके 0 1 2 अप टू सो ऑन 9, यानी कि टोटल हमारे पास 10 डिजिट अवेलेबल है। ठीक है, अब क्योंकि हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो यहाँ पे 0 तो आ नहीं सकता ये वाली प्लेस पे। ठीक है, तो 0 को अगर मैं एक्सक्लूड करूं तो 1 से लेकर 9 तक कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? यहाँ पे 9 नंबर हम यहाँ पे रख सकते हैं, राइट। फिर दूसरी वाली पोजीशन पे देखो, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 0 आ सकता है, लेकिन 1 से लेकर 9 के बीच में हमने एक तो ले लिया। ठीक है, तो बचे 8। 1 से लेकर 9 में हमने कोई भी एक नंबर पहली पोजीशन पे रख दिया, तो बचे 8। ठीक है, यहाँ से 8 और ये एक 0 हो गए 9, तो यहाँ पे भी हम जो है 9 नंबर चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास टोटल 9 नंबर में से हमने एक यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी बची? 8, और यहाँ पे फिर एक और कम हो जाएगी, तो कितनी पॉसिबिलिटी बची? 7। अब इन सबको क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये परमुटेशन का क्वेश्चन है। सो 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, तो 4 डिजिट का नंबर जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो कितना परमुटेशन आएंगे इसके? 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा आंसर 4536। ठीक है, कैलकुलेटर आपके पास रहता ही एग्जाम में, आप आराम से यूज कर लीजिएगा। सो दिस इज 4536। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट डिजिट ऑफ 2 टू द पावर 100 इज। ओके, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप जो है ना 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तो 10 मॉड्यूलों का यूज करके, ठीक है, और दूसरा जो है आप लॉजिकली इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, और भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो पहले मैं लॉजिकल वाला मेथड बता देती हूँ। तो 2 की पावर 100 है, तो जब भी ऐसा पावर का क्वेश्चन आए और यूनिट वाला डिजिट पूछे, तो आप एक बार ना 2 की पावर्स निकाल के देखो, तो आपको पता चलेगा कि ये तो साइक्लिक ऑर्डर में आ जाता है। मतलब क्या कि 2 की पावर 2 इज 2, 2 टू द पावर 2 इज 4, 2 टू द पावर 3 इज 8, 2 टू द पावर 4 इज 16। तो 16 का अगर मैं यूनिट डिजिट रखूं तो 6 आएगा। ठीक है, और फिर 2 टू द पावर 5 यानी कि 16 दुनिया 32। तो यहाँ से आप देखोगे 2 4 8 6 ये रिपीट हो रहे हैं, तो मतलब क्या कि आप ये कह सकते हो कि इसके जो यूनिट डिजिट है ना वो 4 साइकिल के, मतलब क्या कि 4 के बाद ये वापस से रिपीट हो जाते हैं। तो आप सिंपली क्या कीजिए, 100 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 4 दूने 8 और 4 पंजे 20। तो आप इस नंबर को इस तरह से भी लिख सकते हो, 2 की पावर
4 टू द पावर 25। ओके, अब देखो 2 की पावर 4 पे जो यूनिट प्लेस पे डिजिट आएगा वो आएगा 6। अब आपको पता है कि 6 जो नंबर है उसका कितना भी पावर लो, इसके यूनिट प्लेस पे हमेशा 6 ही आएगा। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम 2 की पावर 4 की पावर 25 लेते हैं तो इसके यूनिट प्लेस में भी कितना डिजिट आएगा, 6 आएगा। तो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा इट विल बी 6। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, वैसे ही अगर मान लो यहाँ पे 2 ना होता, कोई दूसरा नंबर होता, चलो मान लो यहाँ पे 3 होता, 3 की पावर 100 अगर आपको पूछते, तो अगर आपको ये मॉड का पता नहीं है तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, 3 का देख लो क्या साइकिल है, जैसे 3 है, 3 3 ज़ा 9 है, ठीक है, 9 3 ज़ा 27 है, फिर 27 3 मतलब 1 आ जाएगा। अब फिर से देखो इसकी भी 4 साइकिल की लेंथ आ रही है, ठीक है ना, फिर से हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपका कि द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 10 टू द पावर 44 दैट डिवाइड 10 टू द पावर 55। क्या कह रहा है ये कि कितने हैं मल्टीपल्स ऑफ 10 टू द पावर 44 जो 10 की पावर 55 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 10 टू द पावर 44 क्या होंगे, n इंटू 10 टू द पावर 44, 1 2 3 कुछ भी रखो, और ऐसे हमें ढूंढने हैं जो आपके 10 की पावर 55 को डिवाइड करते हैं। यानी क्या कि 10 की पावर 55 को ये n इंटू 10 टू पावर 44 डिवाइड कर रहे होंगे, मतलब इनको डिवाइड करके कोई हमारे पास नंबर मिल रहा होगा, होल नंबर मिल रहा होगा के। ठीक है, मतलब क्या कि इसका यही मतलब हुआ कि अगर मैं इसको रिड्यूस करूं तो ये पावर कैंसिल हो जाएंगे, आपकी 10 टू पावर 11 बाई n इज इक्वल टू के आ गया। अब सवाल देखो क्या बन गया, सवाल ये बन गया कि कितने ऐसे n हैं जो 10 की पावर 11 को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सो हमें ढूंढना है नंबर ऑफ n। ठीक, अब बताइए n है क्या, n इज नथिंग बट 10 टू द पावर 11 के डिवाइजर। सो नंबर ऑफ n मतलब क्या, नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 10 टू द पावर 11। A divisor of 10 to the power 11 मतलब क्या है कि टाउ ऑफ 10 टू द पावर 11। ठीक है, और आपको पता है कि किस तरह से इसको निकाला जाता है। सो टाउ ऑफ 10 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 5, यानी क्या 2 की पावर 11 इंटू 5 की पावर 11। 2 और 5 ये दोनों आपस में को प्राइम है तो इसको आप सेपरेट कर लो, 2 की पावर 11 इंटू टाउ ऑफ 5 की पावर 11। फॉर्मूला क्या कहता है कि पावर में 1 ऐड कर दो, सो इट इज 11 प्लस 1 इंटू पावर में 1 ऐड कर दो, 11 प्लस 1, यानी कितना हुआ ये 12 इंटू 12 और विच इज नथिंग बट 144। क्लियर है, तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया आपका 144 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि आपका जून 2012 का क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय permuting the letters of mathematics। again this question is from your 11th-12th class, और क्योंकि 2012 का क्वेश्चन है तो चलता है। ठीक है, चलिए हमें क्या करना है कि मैथमेटिक्स से कितने वर्ड्स बन सकते हैं, परमुटेशन निकालना है। तो इसके अंदर कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हैं। ठीक है, सो टोटल लेटर्स हो गए आपके 11। तो बात तो 11 फैक्टोरियल होनी चाहिए नंबर ऑफ परमुटेशन, बट इसमें रिपीट भी हो रहे हैं। कौन रिपीट हो रहा है, जैसे ए रिपीट हो रहा है आपका, कितनी बार हो रहा है, 1 2 बार रिपीट हो रहा है। फिर टी भी रिपीट हो रहा है, टी 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 भी 2 बार रिपीट हो रहा है। और कुछ रिपीट हो रहा है इसमें, एम 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 भी आपका 2 बार रिपीट हुआ। फिर ई एक बार है और सी एस। ठीक है, तो ये 3 लेटर हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो परमुटेशन कितने हो गए, अगर आपको याद हो तो 11 फैक्टोरियल डिवाइड में जो रिपीट हो रहे हैं उनके फैक्टोरियल्स, यानी कि 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आप पाओगे कि इसका आंसर है 4989600। ठीक है, कैलकुलेट आप कर सकते हैं। सो सिंपल था ये भी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए,
द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 50,000। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है आपका कि टाउ ऑफ 50,000 क्या होता है। ठीक है, अब 50,000 को आप कैसे लिख सकते हो, तो दिस कैन बी रिटन एज टाउ ऑफ 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 4, ऐसे लिख सकते हो ना इसको। तो हाँ, एक पावर एक्स्ट्रा आ जाएगी 5 के ऊपर। ठीक है, तो अब ये दोनों आपस में कैसे हैं, को प्राइम है, तो इसको आप सेपरेट कर लो। टाउ की पावर 5, टाउ की पावर 2 की पावर 4, टाउ इंटू 5 to the power 5, टाउ ऑफ 2 to the power 4। ठीक है, तो इसमें पावर ऐड कर दो, तो 5+1 इंटू 4+1 विच इज नथिंग बट 6 इंटू 5 विच इज नथिंग बट 30। तो 30 जो है 50,000 के पॉजिटिव डिवाइजर होने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट m इज इक्वल टू A1 A2 A3, ट्रिपलेट के फॉर्म में है ये, और AI जो है आप ले रहे हैं 1 2 3 4 से, सच दैट कि यहाँ पे A1 A2 और A3 का जो एडिशन है वो 6 है। आप इसको जो है आराम से मैन्युअली कर सकते हो। कैसे, तो ये कह रहा है कि देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम। अच्छा, जो इस चीज को, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो कितने ऐसे यहाँ पे कंडीशन बन जाएंगी। ठीक है, तो हमारा मेन फोकस है कि A1 A2 A3 का एडिशन 6 होना चाहिए। ठीक है, तो हम 6 बनाने के लिए क्या क्या ले सकते हैं, तो ऑब्वियसली सबसे सिंपल है आपका 2 2 2 ले सकते हैं। ठीक, फिर इसके अलावा जो है आप 1 2 3 ले सकते हैं, 1 2 3 लिख सकते हैं, और इन्हीं को आप जो है इन्हीं का परमुटेशन इधर उधर घुमाएंगे, तो इट इज 3 2 1, ये हो सकता है, और फिर आपका 2 1 3 ये भी हो सकता है, और 2 3 1 ये भी हो सकता है, और 3 1 2 ये भी हो सकता है, 1 1 3 2 ये भी हो सकता है। ठीक है, ये तो हो गए जिसमें हमने 1 2 3 को रख दिया। कितने, 1 2 3 4 5 6, है ना, क्योंकि 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, तीन तरह से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद है आपका, और कैसे 6 बनेगा, अगर मैं रिपीट अलाउड है, जैसे कि हमने यहाँ पे 2 को रिपीट किया ना, वैसा अलाउड है, तो अगर मैं इसको जो है 1 1 4 लूँ तो भी चलेगा। ठीक है, इसी चीज़ को अगर आप करेंगे तो 4 1 1 भी पॉसिबल है, और 1 4 1 भी पॉसिबल है। ठीक, इसके अलावा कुछ और हो सकता है जिससे एडिशन 6 आए, तो नहीं हो सकता। ओके, तो कितने पॉसिबल हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऐसे जो है आपके 10 एलिमेंट पॉसिबल है। ठीक है ना, आप इनको जो है इस तरह से लिख सकते हैं, 2 2 जहाँ पे ये A1 A2 A3 है, बाकी सब ये भी वही है। क्लियर है ये बात, तो इस तरह से आपको यहाँ पे 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, लास्ट डिजिट ऑफ 38 to the power 2011। ओके, अब जो है कुछ क्वेश्चंस में, एक तो मैंने कहा था आपको कि आप कुछ क्वेश्चंस को लॉजिकली सॉल्व कर सकते हो, और कुछ क्वेश्चंस को हम जो है क्या कहते हैं, बाय मॉड्यूलो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने लास्ट डिजिट पूछा है, मतलब क्या, यूनिट प्लेस ही पूछा है इन्होंने, तो हम ट्राई करते हैं क्या ये, पहली बात तो लॉजिकली सॉल्व होगा कि नहीं होगा। इसके लास्ट में है 8। ठीक है, और 8 के पावर्स में जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आता है, जो यूनिट प्लेस होता है इसका, तो वो क्या क्या होगा, एक 8 आएगा, 8 8 64, फिर 4 आएगा, फिर फिर से इसको 8 8 को 32, 2 आएगा, और 2 8 2 16, 6 आएगा, 8 6 48, फिर से ये रिपीट हो जाएगा, तो 8 4 2 6 ये इसके यूनिट प्लेस पे आ रहे हैं। ठीक है, तो फिर से वही बात कि 4 साइकिल में रिपीट हो रहा है, तो हम इसको 2011 को वापस से जो है 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 5 20, और 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 11 बनेगा, तो 4 2 8। ठीक है, तो रिमाइंडर हो रहा है 3। ठीक है, तो आंसर तो वैसे 3 नंबर पे कौन है, 2 है, तो आंसर 2 ही आएगा, लेकिन इसको ढंग से लिख लेते हैं। तो देखो क्या है कि दिस कैन बी रिटर्न एज 38 की पावर
4 to the power 50। तो इसका मतलब ये है कि ये 4 का मल्टीपल है ये नंबर, ठीक है ना। 38 की पावर 4 into 502। तो जो भी ये नंबर आ रहा है 38 की पावर 4 दूने 8 0 और 2008, इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, जो फोर्थ वाले प्लेस पे आ रहा है, यानी कि 6 आएगा, इसके यूनिट प्लेस में 6 आएगा, ठीक है। अब हमें जो है तीन और नंबर चाहिए, मतलब क्या कि मुझे ये करना है 38 की पावर 2011 पे, तो चलो यहाँ पे तो 6 आ रहा है यूनिट प्लेस में, मुझे इसमें जो है एक और नंबर डालना पड़ेगा, एक और पावर डालनी पड़ेगी, 38 की पावर 3 की कमी है, ठीक है। तो 3 पर क्या आ जा रहा है आपका, 3 पे आ जा रहा है यहाँ पे 2, ठीक है। तो इसका यूनिट प्लेस 6, इसका 2 है, तो 6 दूने 12, तो ओवरऑल यूनिट प्लेस पे कितना आएगा, 2 आएगा। क्लियर है ये बात। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपका सेट का क्वेश्चन है। तो अगेन यू कैन डू इट बाय डायग्राम और बाय फॉर्मूला, मर्जी है आपकी। फिर से ये क्वेश्चन जो है एमएससी लेवल का नहीं है। इन अ ग्रुप ऑफ 265 पर्सन, 200 लाइक सिंगिंग, 110 लाइक डांसिंग, 55 लाइक पेंटिंग। तीन चीजें हैं, सिंगिंग है, डांसिंग है, पेंटिंग है। 60% लाइक both singing and dancing, 30 like both singing and painting, 10 like all three activities, then the number of person who like only dancing and painting is okay। इसको जो है थोड़ा सा डायग्राम से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक हो जाएगा हमारा सिंगिंग के लिए, एक हो जाएगा हमारा डांसिंग के लिए, और एक हो जाएगा हमारा पेंटिंग के लिए, ठीक है। अब मैंने इसलिए इतना बनाया है क्योंकि इन्होंने कहा है कि तीन लोगों तीन चीजों को लाइक करने वाले लोग भी हैं, तो इसीलिए इस तरह का डायग्राम बनाया। तो यहाँ पे है आपका सिंगिंग, दिस इज डांसिंग, दिस इज पेंटिंग। ओके, टोटल है आपके 265। तो पहले ना मैं अंदर से बाहर की तरफ फिल करती हूँ। तो ये कह रहा है कि 10 लाइक ऑल थ्री एक्टिविटीज, मतलब यहाँ पे तो 10 है, ठीक है। 30 लाइक बोथ सिंगिंग एंड पेंटिंग, तो ये सिंगिंग और पेंटिंग हो गया। 30 यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन 10 यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, तो दिस इज 20। ओके, तो ओवरऑल आप देख रहे हो कि दिस इज ओवरऑल दिस इज 30। क्लियर है ये बात। फिर जो है नेक्स्ट है आपका 60 लाइक बोथ सिंगिंग एंड डांसिंग। तो 60 लोगों को जो है सिंगिंग और डांसिंग दोनों पसंद है, सिंगिंग और डांसिंग। तो ये 10 हो गया, तो यहाँ पे बनेगा 50। क्लियर है ये। अब देखो 200 लाइक सिंगिंग, 200 लोगों को सिंगिंग पसंद है, तो 50 ये हो गए, 10 ये हो गए, 20 ये हो गए, मतलब कितना हुआ ये 80 हो गए। तो 200 में से 80 गया, तो ये इतनी जगह हो गई आपकी 120, ठीक है। फिर कह रहा है आपका 110 लाइक डांसिंग, तो 110 में से 50 ये हैं, 10 ये हैं, तो 110 में से 60 गए, तो कितने बचेंगे, अगेन 50 बच जाएंगे। फिर तीसरा कह रहा है कि 55 लाइक पेंटिंग, ठीक है। पेंटिंग में 55 है, तो 20 ये और 10 ये 30 गए, तो बचे कितने आपके 25, राइट। तो जो 25 है, इसमें से कुछ पोर्शन होगा जिनको पेंटिंग भी पसंद होगी और डांसिंग भी पसंद होगी, राइट। तो 50 में से भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो डांसिंग भी कर रहे हैं और उसी के साथ पेंटिंग भी कर रहे हैं, तो वो वाले निकालने हैं। तो ये 50 और 25 रिड्यूस हो गए, यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूट करेगा। अब वो कैसे पता करेंगे, अभी 265 यूज नहीं हुआ, इन सबको आप ऐड करो। दिस 120 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 50 प्लस 25, इन सब का आंसर आना चाहिए आपका 265। तो इन सब को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा कि इन सब का आंसर आ रहा है 275, ठीक है, जो कि आपका क्या हो रहा है, एक्सीड हो जा रहा है, राइट। तो इस 275 में से हमारे टोटल कितने थे, 265, इसको माइनस कर देंगे तो 10 एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब क्या कि यहाँ पे ये 10 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, ठीक है। तो आप 25 में से 10 घटा दीजिए, तो यहाँ पे बनेंगे आपके 15 बच्चे, और 50 में से भी 10 घटा देंगे तो यहाँ पे बचेंगे आपके 40 बच्चे, ठीक है। तो 10 ऐसे हैं जिनको दोनों डांसिंग और पेंटिंग पसंद है, ठीक है। तो वेन डायग्राम के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट टू डिजिट ऑफ 7 टू द पावर 81। चलो एट लास्ट हम जो है अब लास्ट टू डिजिट की बात करते हैं। तो देखो, अगर लास्ट डिजिट पूछा तो आप यूज करेंगे मॉड 10। अगर आपको लास्ट टू डिजिट पूछा तो आप यूज करेंगे मॉड 100। ठीक है, अब इसका रीजन आप समझते हैं कैसे। देखो, जैसे कि मान लो मुझे 58 का लास्ट डिजिट जानना है, देख के तो आप बता रहे हो कि इट इज 8, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि जब मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगी तो यहाँ पे बनेगा आपका 8, तो जो रिमाइंडर आता है दिस इज योर लास्ट डिजिट। उसी तरह से अगर मुझे कोई दूसरा नंबर लेना है, उसके लास्ट दो डिजिट जानने, तो मुझे उसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब मॉड के सामने जो भी लिख के आता है वो एक्चुअली उसका रिमाइंडर होता है, इसीलिए हम ये मॉड 10, मॉड 100, लास्ट 3 पूछेंगे तो मॉड 1000 इस तरह से यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो, सिंपल से शुरू करो। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर जो है किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, 49 मॉड 100 के। ओके, फिर उसके बाद एक काम करते हैं, 7 स्क्वायर इंटू 7 करते हैं। तो ये हो जाएगा, आप 49 को जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 7 का क्यूब करेंगे तो इट इज 343। तो इसमें लास्ट के दो डिजिट 100 से डिवाइड करोगे तो लास्ट के दो डिजिट यानी कि 43 के कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा दिस मॉड 100। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 7 क्यूब बन गया। ये इसको मैं वापस से 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ, धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, तो दिस इज 43 मल्टीप्लाई विथ 7 मॉड 10 ऐसा आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए और लास्ट के डिजिट निकाल के देखो, तो 43 इंटू 7 कितना है, 7×3 = 21, 2 7 चौको 28, 29 30। ओके, तो लास्ट के दो डिजिट यानी कि 1 है इसका, 01। तो दिस इज कॉन्ग्रुएंट विथ 01 मॉड 100। तो जैसे ही 1 आ जाए तो ये समझ लीजिए कि आपका काम आसान हो गया। मतलब क्या कि 7 की पावर 4 हो गई आपकी कॉन्ग्रुएंट विथ 1 मॉड 100। ओके, तो यानी क्या कि मुझे 81 चाहिए, तो मैं 80 तक तो निकाल ही सकती हूँ। 7 की पावर 4 की पावर 20 इज कॉन्ग्रुएंट विथ 1 का पावर 20 मॉड 100। ओके, यानी कि 7 की पावर 80 तो 1 के साथ क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। राइट, अब मैं दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, यहाँ पे भी 7 यहाँ पे भी 7। तो 7 की पावर 81 इज कॉन्ग्रुएंट विथ 7 मॉड 100। करेक्ट है, तो यहाँ पे जो मिल निकल के आता है वो आपका रिमाइंडर ही होता है। तो इसका आंसर कितना हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इन दिस सेट 24x प्लस 60y प्लस 2000z, जहाँ पे x y z आपके इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, आप देखो x y z इंटीजर से ले लो और यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो तो आपके पास एक सेट मिल जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि इसमें से सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा। ठीक है ना, क्योंकि जैसे एक्स वाई जेड को अगर सब जीरो ले लो तो जीरो भी पॉसिबल है, निगेटिव में भी आएगा और प्लस में भी आएगा। तो जो सबसे छोटा वाला पॉजिटिव होगा वो कौन सा होगा, वो ये पूछना चाह रहा है। देखो आसान है, आपको ये चीज याद है कि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू मान लीजिए सी है। ठीक है, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तब जब जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी जो है वो इस सी को क्या करे, डिवाइड करे। ठीक है, तो इन केस अगर यहाँ पे C की जगह D आ जाए, ठीक है, तो आपको ये पता है कि ये वाली इक्वेशन भी क्या होती है, होल्ड होती है। अब जो बाकी के C हैं, जो बाकी के नंबर्स हैं, वो एक्चुअली D के ही मल्टीपल है। समझ रहे हो, क्योंकि GCD जो है वो C को डिवाइड करता है, यानी कि D जो है वो C को डिवाइड करता है, तो बाकी के जो नंबर हैं वो एक्चुअली डी के मल्टीपल है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, डी ही होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। और डी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, जीसीडी इज पॉजिटिव। अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो 3 वेरिएबल है और यहाँ पे तो 2 वेरिएबल है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 3 नंबर्स का भी जीसीडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, 4 का भी करेगा, 5 का भी करेगा, इससे फर्क नहीं पड़ता। राइट, तो वैसे यहाँ पे जो है 24x प्लस 60y प्लस 2000z, इसका जो भी आंसर सी आएगा वो एक्चुअली क्या होगा, दिस सी सबसे स्मॉलेस्ट जो होगा वो एक्चुअली क्या होगा, दिस विल बी डी, वेयर डी इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ 24, 60 एंड 2000।
ठीक है। अब तीनों का जीसीडी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आप देख सकते हो कि इसमें भी 4 आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है और इसमें भी 4 आ रहा है। ठीक है, तो इन तीनों का जो जीसीडी है इट इज 4। तो बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको जो है इसका लॉजिक समझ में आ गया हो। दिस लॉजिक वॉज बेस्ड ऑन जीसीडी के ऊपर ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका, अब ये क्वेश्चन इनको देख के ही ऐसा हो जाता है कि पता नहीं क्या लिखा गया है इसमें। फॉर एनी इंटीजर a comma b, NAB denote the number of positive integer x less than 1000 satisfying this x is congruent with a mod 27, x is congruent with b mod 37, then इनमें से क्या चीज सही है। ओके, सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि आपका NAB क्या कह रहा है कि दिस डिनोट द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 1000 जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो इन इक्वेशन को। जब भी आपके पास ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन मिले, अब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है कॉन्ग्रुएंसी के फॉर्म में, तो याद रखो आपकी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 1000 जो इनको सेटिस्फाई कर रहे। ठीक है, तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में सबसे पहला आपको जो चेक करना होता है वो ये कि ये जो अंदर के नंबर है क्या इनका जीसीडी 1 है कि नहीं है। अगर जीसीडी 1 नहीं है तो उस केस में फिर हमें आगे दूसरी प्रोसीजर करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले ये देखो कि आपका जो जीसीडी ऑफ 27 और 37 है, इज इट 1, देन डेफिनेटली इट इज 1 क्योंकि 37 आपका प्राइम नंबर है, तो इसका जीसीडी 1 है। अब सीआरटी क्या कहती है आपकी, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि अगर M1 और M2 इनका जो है आपका जीसीडी 1 है तो इस सिस्टम का कितना सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू मॉड अंदर क्या है कि 27 और 37 को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका NAB क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब क्या कि ये x का वैल्यू पूछ रहे हैं, तो ऑब्वियसली x का वैल्यू यहाँ पे कितना है, यूनिक है। क्लियर है, तो NA, B इज नथिंग बट दिस इज 1। ठीक, विथ कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो 27 इंटू 37। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो इसमें से ऑप्शन बी आपका क्या कह रहा है कि फॉर ऑल A, B NAB इज इक्वल टू 1। ऑल वाला कंडीशन क्यों यूज किया, यहाँ पे देयर एग्जिस्ट वाला कंडीशन क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि आपको पता है कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पे यहाँ पे बस इतनी कंडीशन होनी चाहिए कि जो आपका x कॉन्ग्रुएंट विथ A मॉड M1 है और फिर दूसरा आपका कॉन्ग्रुएंट विथ B मॉड या फिर A1 मॉड A2 मॉड M2 है, इस तरह से। तो इनका बस यही कंडीशन है कि ये आपके सेट ऑफ इंटीजर से हो जाए, इससे अलावा और कोई इन पे कंडीशन नहीं। तो कोई भी आप इंटीजर ले लो तो ट्रू है ये चीज। ओके, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर सच दैट the sum of all positive integers satisfying this, that a is greater than equal to 1 less than equal to n, and GCD of a and n is 1 is equal to 240n, then the number of samans namely phi of n is what। ओके, सिंपल सी भाषा में ये कह रहा है कि सबसे पहले ये देखो ये डेफिनेशन किसकी है। आपको पता है कि फाई ऑफ n क्या होता है, दिस इज व्हाट, ऐसे a सच दैट कि a इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन n और GCD ऑफ A एंड N इज इक्वल टू 1, यही दिया इन्होंने। ठीक है, तो ये आपका फाई ऑफ n है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे A का जो समान है वो आपका 240 है, तो बताइए फाई ऑफ n कितना होगा। फाई ऑफ n इज व्हाट। ओके, आपको पता है कि ये जो समेशन है, समेशन ऑफ दिस A, अभी हमने पीछे पढ़ा था कितना आ रहा था, 1/2 इंटू n इंटू फाई ऑफ n। ठीक है, सो ये दिया गया है आपको, दिस इज गिवन 240, ये समान दिया गया है, दिस इज 240 n विच इज इक्वल टू 1/2 n इंटू
फाइव ऑफ एन, और आपने फाइव ऑफ एन ढूंढना है तो ऑब्वियसली ये एन और एन कैंसिल हो गया, तो आपका फाइव ऑफ एन कितना आ गया, 24 इंटू टू इज 48, और ये ज़ीरो, तो इसका आंसर है डी। क्लियर है? तो फाइव ऑफ एन आ गया आपका 480। क्वेश्चन नंबर 13। ओके, अगेन एक क्वेश्चन लग रहा है फिर से ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला, कि एन आइसक्रीम शॉप सेल्स आइसक्रीम इन 5 पॉसिबल फ्लेवर्स, वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, पाइनएप्पल। कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 फ्लेवर्स के हैं, ठीक है। हाउ मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ 3 स्कूप कोन्स आर पॉसिबल? कॉम्बिनेशन पूछ रहे हैं वो। The repetition of flavor is allowed, but the order in which the flavors are chosen does not matter. अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने वनीला ले लिया, चॉकलेट ले लिया और स्ट्रॉबेरी ले लिया। ओके, अभी किस में ले रहे हैं? जैसे कोन में ले रहे हैं, और जब कोन में लेंगे तो जैसे यहाँ पे वनीला आ गया, चॉकलेट आ गया, स्ट्रॉबेरी आ गया, ठीक है। अब इसके ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, जैसे सी वी एस ले लो या फिर एस वी सी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कोन में है तो सर्कुलर में रहेंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है ऑर्डर से, ठीक है। तो क्या करेंगे ऐसे केस में हम? दिस इज जस्ट नथिंग बट कि आप चूज कर रहे हो अपना 5C3। अब दूसरा ये कह रहा है कि रिपीटेशन ऑफ फ्लेवर्स इज अलाउड, मतलब क्या कि मैं सिर्फ जो है वनीला 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 भी ले सकती हूँ, ठीक है। सिर्फ जो है आपका चॉकलेट चॉकलेट इस तरह से भी ले सकते हो। अब कितने फ्लेवर हैं? 5 फ्लेवर हैं, तो ये 5 वे ये भी हो गए आइसक्रीम को कोन में रखने के, ये 5 एक्स्ट्रा हो गए, राइट। फिर रिपीटेशन बोल रहे तो ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 को रिपीट करेंगे और एक अलग रख देंगे, जैसे वनीला वनीला कर देंगे, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी रख देंगे, तो ये सेम ले लो तो इनको एक ही बार में गिना जाएगा, ठीक है। तो कितने वेज में हो सकते हैं यहाँ पे 5 तरह के आप फ्लेवर ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे चॉइस कितनी है? यहाँ पे 4 चॉइस है, तो 5 इंटू 4। ओके, तो ये एक और 20 और तरीके हो गए आपके पास आइसक्रीम को सजाने के, ठीक है। तो 5C3 प्लस 5 प्लस 20, अब इसको सॉल्व कीजिए। सो दिस इज 5 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल प्लस दिस इज 25। तो झट से सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, दिस इज 10। ओके, यहाँ पे आ जाएगा आपका 25 एंड दिस इज 35। तो 35 वेज हैं आपके आइसक्रीम को रखने के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। लेट डी बी द सेट ऑफ टपल्स W1 से लेकर W10, 10 टपल्स हैं इसमें, वेयर WI बिलोंग टू 1 2 3, और I जो है 1 और 10 के बीच में है ऑब्वियसली, एंड WI plus 1 इज एन इवन नंबर फॉर ईच I विद दिस कंडीशन, ठीक है। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी। ओके, इसमें कंडीशन ये है कि आपका WI प्लस WI+1, मतलब क्या कि जो कॉन्जिगेटिव नंबर्स हैं ये इनका एडिशन हमेशा इवन आएगा। अब बताइए इनका इवन कब आएगा एडिशन? जब या तो ये भी इवन हो या भी ये भी इवन हो, या फिर ये भी ऑड हो और ये भी ऑड हो, यही 2 कंडीशन हो सकते हैं। अगर ये इवन हुआ ये ऑड हुआ तो ऐसे केस में ऑड हो जाएगा, वाइस वर्सा, ठीक है। या फिर ये ऑड हुआ ये इवन हुआ तो उस केस में भी ये ऑड हो जाएगा। तो केस लेके चलते हैं। पहला वाला केस, जब आपका WI और WI+1 दोनों कैसे हैं? दोनों हैं इवन। अब बताइए इवन कौन सा नंबर है इसके पास? 2 नंबर है, मतलब क्या कि इसके पास एक ही चॉइस है, दोनों के पास एक ही चॉइस है, क्या कि ये होगा आपका 2। अब दोनों मतलब क्या कि वो W1 है, उसके बाद कौन सा आ रहा है? W2 आ रहा है, उसके बाद कौन सा आ रहा है? W3 आ रहा है, एंड अप टू सो ऑन कितना आ रहा है? W10 आ रहा है। अब देखो चॉइसेस कितनी होंगी? WI और WI+1 के पास तो ऑब्वियसली 2 ही चॉइस है, लेकिन अब यहाँ पे ये बनेंगे कैसे एलिमेंट? अगर मैं इन दोनों को लेती हूँ, ठीक है, तो ये भी 2 ये भी 2 है ना, तभी तो ये इवन बनेगा, क्योंकि चॉइस इनके पास 2 ही है। उसी तरह से इन दोनों को लो तो इनका ये भी 2 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 ये भी 2, कहने का मतलब है कि इनके पास सिर्फ एक ही चॉइस है, कौन सा? कि सारे के सारे 2 हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज फॉर ऑल I। तो ये एक चॉइस हो गई यहाँ पे, एक परमुटेशन। अब दूसरी की बात करते हैं, जब हमारा एक इवन होगा और एक ऑड होगा, दूसरा भी ऑड ही होगा, तो ऐसे केस में
डब्ल्यू आई भी क्या है, ऑड है, और डब्ल्यू आई प्लस वन भी क्या है आपका, ऑड है। अब बताइए ऑड कौन सा है, एक वन है और एक थ्री है, मतलब क्या है कि इसके पास दो चॉइस है, या तो वन बन जाए या तो थ्री बन जाए। इसके पास भी दो चॉइस है, या तो वन बन जाए या फिर थ्री बन जाए। ठीक है, अब ये कैसे बनेंगे ये नंबर, देखो ये हैं आपके W1, W2, W3, W4, W5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब चाहे इसको वन ले लो, मान लो मैंने इसको वन ले लिया, ठीक है, चाहो तो आप यहाँ पे वन ले लो चाहे थ्री ले लो, तो भी ये दोनों इवन ही ऐड होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वन और थ्री, यहाँ पे भी वन और थ्री कुछ भी ले लो, यहाँ पे भी थ्री और वन कुछ भी ले लो, तो भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो इस कंडीशन को होल्ड करेंगे, इन दोनों का एडिशन क्या आएगा, इवन आएगा, इन दोनों का एडिशन इवन आएगा, इन दोनों का एडिशन इवन आएगा, मतलब कॉन्जिक्यूटिव डब्ल्यू आई प्लस वन का इवन आएगा। तो यहाँ पे होगी कितनी पॉसिबिलिटीज, दो पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे दो चॉइसेस, यहाँ पे दो चॉइसेस एंड अप टू सोन यहाँ पे दो चॉइसेस, कितनी चॉइस हो गई, दो हो गई, कितने नंबर्स के लिए, टेन के लिए। तो मतलब क्या कि यहाँ पे टू की पावर टेन तरह के नंबर बन सकते हैं सर। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, एक तो ये अरेंजमेंट हो गया, वन चॉइस हो गई, ठीक है, एक ये हो गया, टू की पावर टेन वेज हो गई है, तो टोटल कितने हो गए, टू की पावर टेन प्लस वन वेज हो गए। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन टू द इक्वेशन। अच्छा, क्या बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन। ओके, मतलब क्या कि यहाँ पे आपके x1 x2 x3 y2, दिस इज y1, ओके, y1 y2 y3 y4 ये होने चाहिए आपके पॉजिटिव, और इस तरह से होने चाहिए कि इनका सम आ जाए 15। ठीक है, चाहे तो आप इसको मैन्युअली आराम से कर सकते हैं। अब देखो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर है तीन नंबर्स, ओके, एक दो तीन, ये तीन नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है पांच नंबर के एडिशन के साथ, ये इस तरह से, और आंसर हमारा आना चाहिए 15। सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा 3 × 15। तो एक काम करते हैं हम 15 के एक बार किस तरह से हम डिवाइजर लिख सकते हैं, देखो एक तो लिख सकते हैं 1 × 15, एक लिख सकते हैं 3 × 5 = 15, एक लिख सकते हैं 5 × 3 = 15, ठीक है, और एक लिख सकते हैं आपका 15 × 1। अब इसमें से देखिए क्या क्या पॉसिबल है, क्या 1 × 15 यहाँ पे आ सकता है, ये नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे हैं आपके तीन नंबर, कैसे नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, क्या तीन पॉजिटिव नंबर का सम वन हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्लियर है ना, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं हुआ। उसी तरह से ये चौथा वाला भी कैंसिल हो जाएगा, क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्या पांच पॉजिटिव इंटीजर का एडिशन वन हो सकता है, नहीं हो सकता, जब सब ग्रेटर देन जीरो है तो पांच नंबर का एडिशन वन कैसे हो सकता है, ये भी गया। फिर बात आती है 5 × 3, ओके 5 × 3, और फिर दूसरा क्या बचा आपका 3 × 5। अच्छा 5 × 3 पे क्या बोल सकते हैं, हाँ 5 × 3 पे भी यही यहीं पे दिक्कत आ जाएगी, क्या पांच पॉजिटिव नंबर्स का एडिशन तीन आ सकता है भला, यहाँ पे वन नहीं आ सकता, क्या तीन आ सकता है, नहीं आ सकता, ठीक है ना, क्योंकि पांच पॉजिटिव नंबर है। तो हमारे पास यही वाली कंडीशन बची, कौन सा 3 × 5, मतलब क्या कि मुझे यहाँ पे अब ऐसा कॉम्बिनेशन लेना है कि एडिशन 3 आए, यहाँ पे ऐसा कॉम्बिनेशन लेना है कि एडिशन 5 आए, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही चॉइस बन रही है आपकी, कौन सी, 1 + 1 + 1, यही एक चॉइस यहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो मतलब क्या कि x1 x2 और x3 के पास एक ही चॉइस है, 1 1 1, ठीक है। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे क्या हो सकता है, एक तो 1 2 3 4 5, एक तो ये आराम से ले सकते हो आप इसको, क्या, अच्छा यहाँ पे चार थे, सॉरी, यहाँ पे आपके चार है, लेकिन हाँ फिर भी ये चीजें सेम जगह लागू, सेम
होती है। यहाँ पे 4 है तो क्या होगा, एक तो हो जाएगा आपका एक एक अ, एक दो, ये हो जाएगा, राइट। इसके अलावा कोई दूसरा टाइप का कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक तो हो गया आपकी एक 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 दो, फिर इसी दो को इधर उधर घुमाते जाइए, तो एक एक दो, एक एक दो, एक एक दो, एक एक एक, तो कितनी चॉइसेस हो गई, 4 हो गई, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक चॉइस है और यहाँ पे आपकी 4 चॉइस है, तो टोटल कितनी चॉइस हो गई आपके पास, सिर्फ 4 ही चॉइस है, ठीक है। सो 1 into 4 दैट इज 4, तो 4 आपको इस तरह से टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स सॉल्यूशन मिलेंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एक्स सच दैट। अच्छा, एक्स आपका यहाँ पे सॉल्यूशन है, लीनियर कॉन्ग्रुएंसी में आपको जो है एक सिस्टम दे रखा है, तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा फॉल्स है, किसके लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है और किसके लिए नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पहला है आपका कि x इज कॉन्ग्रुएंट विद 23 मॉड 1000, x इज कॉन्ग्रुएंट विद 45 मॉड 6789। सेकंड वाले में भी यहाँ पे 6789 है, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 54 है, ठीक है, 45 और 54 का है। और ये लास्ट के दो में भी 9876 और 1000 ये ऊपर सेम है, और इनके जो आगे के कोएफिशिएंट कह लो, इनको कोएफिशिएंट नहीं बोल सकते इनको, दिस इज 32 32 54 44, ठीक है। अब जैसे ही आपके पास ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस आए, तो समझ लीजिए कि यहाँ पे आपका CRT का कॉन्सेप्ट लगेगा, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का, ठीक है। तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है आपका कि अगर ये अंदर वाले M1 और M2, ठीक, ये अगर आपस में को प्राइम है, तो इन दोनों का जो ये सॉल्यूशन होगा वो यूनिक एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या, 1000 और 6789 का GCD 1 है, बिल्कुल है, क्योंकि इसके पास दो डिवाइजर हैं, एक आपका दो प्राइम डिवाइजर है, एक 2 और एक 5, और इसमें आप देख पा रहे हो ना तो 2 है ना तो 5 है, तो इसका GCD हो जाएगा 1, ठीक है। तो ओके, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एक्स सच दैट कि ये इसको सेटिस्फाई करे, तो मतलब हाँ इसके पास सॉल्यूशन है, लेकिन उन्होंने पूछा है कि कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है, तो हमें वो ढूंढना है जिसके लिए सॉल्यूशन ना मिले। सिमिलरली इसका भी सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इसका और इसका GCD 1 है। देखो इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में फॉर ऑल ए भी कहा गया है, ठीक है। अगर ये ए है ये बी है, तो फॉर ऑल ए बी इट इज ट्रू। ओके, अब इनको चेक करते हैं। सेकेंड वाले केस में यहाँ पे आपका 1000 है और दूसरा है आपका 9876। अब इसका GCD साफ साफ नजर आ रहा है कि ये 1 तो नहीं है, तो इसका GCD क्या है, 9876। ओके, तो 76 को क्या 4 डिवाइड करता है, 4 कम 4, हाँ करता है। इसका GCD है आपका 4, निकाल के देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो अब ऐसे केस में क्या करें, मैंने आपसे कहा था कि अगर GCD 1 नहीं आता है तो ऐसे केस में क्या चेक करना है, तो ऐसे केस में आप चेक करोगे कि अगर x इज कॉन्ग्रुएंट विथ a मॉड M1 और x इज कॉन्ग्रुएंट विथ b मॉड M2, ठीक है। और मान लो आपका M1 और M2 का GCD है कुछ D, तो ये जो GCD निकला M1 और M2 का, तो इसका सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ यहाँ पे जो GCD है ना D, ये आपके इस A माइनस बी, ए और B के डिफरेंस को डिवाइड करेगा, तभी इसका GCD एग्जिस्ट करेगा, सॉरी इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो यहाँ पे देखो हमें बस अब ये चेक करना है कि क्या ये चार इन नंबर्स के डिफरेंस को डिवाइड करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो 54 माइनस 32, तो 54 में से 32 गया तो कितना, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 3 गया 2, ठीक है। अब आपको पता है कि जो 4 है वो 22 को डिवाइड नहीं करता है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, फॉल्स वाला बोल रहा था। और एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, वैसे तो इसका आंसर सी ही आएगा, बट एक बार देख लेते हैं। और 44 माइनस 32 कितना आ जाएगा, ये हो गया 2, ये हो गया 1, तो यस 4 जो है वो 12 को डिवाइड कर रहा है, तो मतलब इसका भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। गिवन अ नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन 1 सच दैट
कि n माइनस वन फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट विथ माइनस वन मॉड n। क्या आपको कोई थ्योरम याद आ रहा है? तो यहाँ पे ये है आपका विल्सन्स थ्योरम। ठीक है, तो विल्सन्स थ्योरम क्या कहता है कि p माइनस वन फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट विथ माइनस वन मॉड p। ओके, वे p इज प्राइम नंबर। तो एक चीज ध्यान में रखिए, यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ दोनों कंडीशन होल्ड होती है। अगर p प्राइम है तो ये होल्ड होगा, और अगर ये होल्ड हो रहा है तो मतलब p प्राइम होगा। ठीक है, सो ये कह रहे हैं कि वी कंक्लूड दैट कि n इज इक्वल टू p टू द पावर k। तो ये अब प्राइम नहीं रहा, n इज इक्वल टू p q, n इज इक्वल टू p q r एंड n इज इक्वल टू p वेर p इज अ प्राइम। सो d इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये तो डायरेक्ट रिजल्ट वाला क्वेश्चन था। सो द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन 16 टू द पावर 2016 इज डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स। तो क्योंकि यहाँ पे 16 है तो 2 के पावर्स में हमें एक बार इसको करके देखते हैं। ठीक है, तो 2 की पावर 3 होता है आपका 8। सो 8 विल बी कॉन्ग्रुएंट विथ माइनस वन मॉड 9। क्लियर है ये बात? ठीक है, हमें एक बार 2 की पावर्स में पता चल जाए तो हम उसको 16 में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि 2 की पावर 4 जो है वो 16 आ जाएगा, तो ये दिक्कत नहीं है। अब एक काम करो, 3 आ गया तो एक बार 2016 को 3 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 3 छक 18, 2 1 3 सत्ता 21, 6, ये तो पूरा जा रहा है, 3 दूने 6, 672, राइट। तो 2 की पावर 3, इसका पावर 672 लेंगे तो दिस इज कॉन्ग्रुएंट विथ माइनस वन का मॉड 672 मॉड 9। ओके, अब ये एक इवन नंबर है तो यहाँ पे प्लस वन आ जाएगा। तो यू कैन से 2 की पावर 3 इंटू 672 कितना आ रहा है? 2016 आ जा रहा है। दिस इज कॉन्ग्रुएंट विथ वन मॉड 9। ओके, अब इतना हमें समझ में आ गया। अब हमको इसको बनाना है क्या? 16 बना देना है, राइट। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 2 की पावर 2016 और होल की पावर 4 ले लो, विच विल बी कॉन्ग्रुएंट विथ वन मॉड 9। ठीक है, और आप इन पावर्स को अंदर बाहर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 की पावर 4 होल टू द पावर 2016 is congruent with 1 mod 9. What is 2 to the power 4? It is 16. So you can say 16 to the power 2016 is congruent with 1 mod 9. Clear है? ठीक है, so कितना आंसर आया? रिमाइंडर 1. So A is your correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी एक मतलब थोड़ा सा आपके स्कूल लेवल का ही क्वेश्चन है कि लेट S बी द सेट ऑफ इंटीजर फ्रॉम 100 to 999 which are neither divisible by 3 nor divisible by 5. The number of elements in S is। अच्छा, तो हमारे पास 3 डिजिट के ये नंबर दे रखे हैं, कहाँ से लेकर 100 से लेकर 999 के बीच में। ठीक है, अभी 3 से भी डिवाइड नहीं है, 5 से भी नहीं है, और दोनों से भी नहीं है ना, क्योंकि नीदर डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 5, मतलब 3 से भी नहीं है, 3 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, और दोनों से यानी कि 3 5 15 से भी नहीं है, नॉट डिविजिबल। ओके, तो ये कह रहे हैं कि बताइए कि एस में कितने एलिमेंट होंगे। तो एक काम करते हैं, हम एक ऐसा सेट बना देते हैं एक्स सच दैट कि एक्स इज डिविजिबल बाय 3 5 एंड 15। फिर जो है टोटल जितने भी नंबर हैं 100 से लेकर 99 के बीच में, उसमें से हम ये वाला जो सेट है इसको माइनस कर देंगे, तो जितने बचेंगे वो क्या होंगे? जो नॉट डिविजिबल बाय दिस 3 नंबर। इतना क्लियर है? ऑब्वियसली यहाँ पे x जो है ग्रेटर देन 100 एंड लेस देन और इक्वल टू 999। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि 3 से कौन से नंबर डिविजिबल होंगे, और यू कैन से नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिविजिबल बाय 3। से नंबर डिविजिबल बाय 3 कौन कौन से होंगे 100 से? देखिए, तो सबसे पहले हो जाएगा आपका 102, फिर इसमें 3 3 ऐड करते जाइए, 3 3 ऐड कर दे जाइए तो 105 एंड अप टू सो ऑन 999। ठीक है, अब एपी में है ये सारी सीरीज, तो एपी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। nth टर्म है आपकी 999, पहला टर्म है आपका 102, और n माइनस वन, ये n हमने ढूंढना है कि कितने नंबर है, और डिफरेंस है आपका 3। ठीक है, तो इसको जरा सॉल्व कीजिए।
सो यू विल गेट कि आपका n-1 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। 999 में से 102 हटाएंगे तो 9 में से 2 गया 7, 9 में से 0 गया 0, सॉरी 9, और 9 में से 1 गया तो 897। तो n-1 इज इक्वल टू 897/3 विच इज इक्वल टू 3 दूनी 6, 2 3 नंबर 27, 2 27, और एक इधर ऐड हो जाएगा तो n इज इक्वल टू 300। ठीक है, मतलब 300 नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं। ठीक, अब सेम चीज, नंबर डिविजिबल बाय 5। ओके, तो पहला आपका ऑब्वियसली 100 हो जाएगा, उसके बाद 105, और कहाँ तक जाएगा ये, देखो 999, तो लास्ट नंबर कौन सा होगा, इट विल बी 995 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए फिर से फॉर्मूला लगा देंगे। सो 995 इज इक्वल टू 100 प्लस n-1 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 895 डिवाइड में 5 इज इक्वल टू n-1। तो ये जाएगा 5 कम 5, 3 बचा, 5 7 35, 4 बचा, और दिस इज 5 नंबर 45, एक ऐड हो जाएगा तो n इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो 180 ऐसे हैं जो 5 से डिविजिबल हैं। फिर है नंबर जितने 15 से डिविजिबल हैं। तो अब 15 के लिए सबसे पहला नंबर कौन सा होगा, आई थिंक सो इट इज़ 105। उसके बाद इसमें ऐड करते जाओ 120, और लास्ट में जाएगा ये 990 तक। ठीक, तो वही प्रोसीजर करके 990 इज इक्वल टू 105 प्लस n-1 इंटू 15, इसको यहाँ ले आइए तो 990 में से 105 गए तो कितना, ये 5 हो गया, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, इंटू 15। चाहो तो इसको सेपरेट करके डिवाइड करके कर लो, है ना। 885 प्लस 15 इज इक्वल टू 15n, दिस इज 900/15 इज इक्वल टू n, तो कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90 तो 60। चलिए, अब देखो क्या हो जाएगा, ये हैं वो नंबर जो 3 से डिविजिबल हैं, ये 5 से डिविजिबल हैं, और ये 15 से डिविजिबल है। तो ये चीज तो आपको पता है कि जो 3 से और 5 से डिवाइड हो रहे होंगे, 3 के मल्टीपल में 15 वाले भी आ जाएंगे, और 5 के मल्टीपल में 15 वाले भी आ जाएंगे। मतलब जो 15 से डिवाइड होने वाले हैं वो रिपीट होंगे 60, राइट। तो हमें क्या करना है, 60 को माइनस करना है, ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 300 प्लस 180, और माइनस 60 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 420। ठीक है, 420 वो हैं जो 3 और 5 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, हमें जो नॉट डिवाइड हो रहे हैं वो निकाल देना है। क्लियर है। अब ये कह दीजिए कि 100 से लेकर 199 के बीच में कितने नंबर होंगे आपके। सो ऑब्वियसली देखो 999 में से 100 हटा दिया तो दिस इज 899, और इसमें +1 करो तो 900 हो गई है। ठीक है, तो 900 में से हमने हटा देने हैं 420, तो ये वो नंबर आएगा जो 3 से और 5 से दोनों से डिवाइड नहीं हो रहा है। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 20. Given integer a and b, n a b denote the number of positive integer k less than 100 such that k is congruent with a mod 9, k is congruent with b mod 11, then which of the following statement is correct? ये क्वेश्चन एकदम रिपीट हुआ है जैसे हमने पीछे किया। तो अगेन बाय चाइनीज रिमाइंडर थियरम आपने क्या कर देना है, यहाँ पे 9 और 11 का जीसीडी देखना है। इज इट 1? यस इट इज 1, इसीलिए इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कैसा, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट विथ रिस्पेक्ट टू मॉड, कितना हो जाएगा ये 9 इंटू 11 यानी कि 99 के रिस्पेक्ट में। ओके, तो ऑब्वियसली के ये बोल रहा है लेस देन 100, तो के लेस देन 100 मतलब इसमें कितने यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है ना, तो कितने आएंगे आपके एन ए कॉमा बी में, इसके पास है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन है ये। सो दिस इज 1 क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, एंड दिस इज फॉर ऑल इंटीजर। ओके, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एंड ये भी नहीं होगा। क्लियर है। चलो,
क्वेश्चन नंबर 21। हाँ, अब ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जहां पे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट चेक हो रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि फॉर एनी इंटीजर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेट dn नंबर बी पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n। ओके, तो जो पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं, मतलब dn मतलब आप समझ रहे हो, दिस इज टाउ ऑफ n एक्चुअली। ओके, vn इज नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर। अब इसमें जो है सिर्फ प्राइम डिवाइजर है। W of n is number of prime divisor of n counted with multiplicity। ओके, अब इसमें कैसे, जैसे एक बता दें, जैसे 12 है, ठीक, तो 12 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 × 2 × 3, ठीक है। तो पहला वाला तो ये कह रहा है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन, तो मतलब 12 के डिवाइजर्स कितने होंगे, तो दिस इज टाउ ऑफ 12 विच इज इक्वल टू 2 की पावर 2 × 3, तो इसके आ जाएंगे 2 की पावर 1, यानी कि 2 + 1 और 1 + 1, तो इसके डिवाइजर आ जाएंगे आपके पास 3 × 2 = 6 डिवाइजर आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा सवाल, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर, तो v ऑफ 12 आ जाएगा यहाँ पे कि कितने डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर हैं, तो 2 हैं, क्लियर है। फिर बोल रहा है नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स ऑफ n काउंटेड विथ मल्टीप्लिसिटी, तो मल्टीप्लिसिटी मतलब जैसे कि 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो 1 2 3, तो आपका जो w ऑफ n है वो 3 आ जाएगा। मल्टीप्लिसिटी के साथ जो है आपके प्राइम डिवाइजर्स काउंट हो रहे हैं, सो प्राइम डिवाइजर्स काउंट हो रहे हैं, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे समझाने के लिए भी कहा है कि अगर p आपका प्राइम है तो आपका d ऑफ p हो जाएगा 2, ठीक है ना, एक 1 हो जाएगा और वो प्राइम खुद हो जाएगा। और v ऑफ p और v ऑफ p स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही प्राइम डिवाइजर है। अब v ऑफ p स्क्वायर इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये p स्क्वायर है तो p इंटू p विथ मल्टीप्लिसिटी इन्होंने काउंट किया है, क्लियर है ये बात। तो अब इसमें से ये पूछ रहे हैं कि कौन सी चीजें इसमें से ट्रू है। पहला कह रहा है कि अगर n इज ग्रेटर देन 1000 एंड w ऑफ n, w ऑफ n यानी क्या, प्राइम डिवाइजर विथ मल्टीप्लिसिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, देन d ऑफ n इज ग्रेटर देन log n। ओके, तो सबसे पहली बात कि हमें क्या करना है, एक ऐसा नंबर लेना होगा जिसके लिए w ऑफ n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो ऑब्वियसली यहाँ पे n प्राइम तो नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि प्राइम के लिए क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। सो इट कांट बी अ सिंगल प्राइम नंबर, ठीक है। तो हम ऐसा लेंगे p स्क्वायर के फॉर्म में, चलो एक लेते हैं, और ऐसा लेना है कि n आपका जो है ग्रेटर देन 1000 बना रहा हो। तो कोई ऐसा प्राइम आप ढूंढ सकते हो जिसका स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1000। ओके, इसी p स्क्वायर को मैं n लेके चल रही हूँ, क्लियर है। तो ऑब्वियसली w ऑफ p जो है इस केस में आपका 2 आ जाएगा, राइट। तो कोई ऐसा p आप ढूंढ सकते हो, ठीक है, तो ढूंढिए। तो इट इज n इज इक्वल टू, एक तो आपको जैसे 37 मिल जाएगा, 41 मिल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप 37 का स्क्वायर निकालोगे, सो दिस इज 37 इंटू 37, तो ये 1000 से बड़ा ही आएगा। 4 4 7 21, 3 7 21, 2 3 दिया 9, 10 11, 9 6 3 1, 1369, ठीक है। तो दिस इज ग्रेटर देन 1000, क्लियर है ये बात। अब ये चेक करना है कि क्या इसके लिए डी ऑफ एन इज ग्रेटर देन लॉग ऑफ एन। तो देखो अब चेक करो आपका कि log ऑफ n कितना है। अब n आ गया आपका 1369, ठीक है। तो log ऑफ 1369 कितना आएगा, आपको ये चीज क्लियर है कि 1 2 3 4 4 डिजिट का है, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। आप 3 लगा देते हो पॉइंट के बाद, फिर आप log देखते हो, राइट, यही मेथड होता है। वहीं पर अगर मैं dn की बात करूं, सो d ऑफ n, व्हाट वाज d ऑफ n, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n विच वॉज टाउ ऑफ n, ठीक है। अब ये देख लीजिए कि ये है आपका 1369, इसका टाउ ऑफ n कितना आ जाएगा, तो दिस इज 37 का स्क्वायर, ओके, विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 + 1 यानी कि 3 आ जाएगा, क्लियर है ये बात। तो देख लो, ये है 3 और ये है 3 पॉइंट समथिंग,
तो ऑब्वियसली जो डी ऑफ एन है दिस इज नॉट ग्रेटर देन लॉग ऑफ एन। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को, ठीक है ना? तो दिस इज इनकरेक्ट। इस चीज़ को नोट कर लीजिए फिर, ताकि हम जो है ऑप्शन बी को डिस्कस करें। चलिए ऑप्शन बी क्या कह रहा है आपका कि देयर एग्जिस्ट एन सच दैट डी ऑफ एन इज ग्रेटर देन 3√n। ओके, अब n के ऊपर उन्होंने कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, तो n को हम एक काम कर सकते हैं, एक बार प्राइम लेके चलते हैं और एक बार कंपोजिट लेके चलते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। कि अगर n मैंने प्राइम ले लिया तो उस टाइम पे आपका डी ऑफ n कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट? क्योंकि टाउ ऑफ p जो है वो 2 हो जाता है। तो इज 2 ग्रेटर देन 3√p, क्या ऐसा पॉसिबल है आपके लिए? कैसे पता करें? इसको सॉल्व करके देख लो। ये हो जाएगा आपका 2/3 ग्रेटर देन √p, स्क्वायर करोगे तो 4/9 इज ग्रेटर देन p। अब मुझे बताइए कोई प्राइम नंबर है क्या? देखो इसको सॉल्व करोगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो कोई ऐसा प्राइम नंबर है जो 0 से छोटा हो? नहीं। तो प्राइम के लिए तो ये होल्ड नहीं हो रहा, ठीक है? सो नॉट ट्रू फॉर प्राइम। अगर मान लो कोई कंपोजिट नंबर है तो मैं सिर्फ p की पावर k लेके चलती हूँ, तो आपका d ऑफ n कितना हो जाएगा? दिस इज d ऑफ p की पावर k विच इज नथिंग बट टाउ ऑफ p की पावर k विच इज नथिंग बट k+1। अब इस हिसाब से बताइए क्या k+1 जो है वो ग्रेटर देन होगा 3 इंटू एन की पावर 1/2, यानी कि n है आपका p की पावर k, तो दिस इज p की पावर k/2। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे k 1 तो नहीं है, ठीक है, k वेरी कर सकता है, तो k शुरू हो जाएगा आपका 2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, तो ये 1। मतलब आप ये लगा लीजिए कि अगर मैं ले रही हूँ k आपका ग्रेटर देन 1, सो दिस k/2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इतना तो क्लियर है। अब यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखिए कि यहाँ पे जो ये k+1 है ये आपका लीनियर फंक्शन है, ठीक है? सो दिस इज योर लीनियर, और यू कैन से कि एक तरह का लाइन रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे जो p टू द पावर k/2 है, सो दिस k/2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ओके, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, राइट? और हमेशा ये ध्यान में रखिए कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है इसका जो ग्रोथ है वो हमेशा बड़ा होता है देन दिस लीनियर फंक्शन, मतलब ये जल्दी से बढ़ेगा। ओके, हमेशा ध्यान में रखिए। आप चाहे तो लाइन ग्राफ पे भी देख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो इस तरह से आएगा, ऐसे ऊपर चला जाएगा, राइट? और लाइन जो है वो सीधी रहेगी, तो इसका ग्रोथ और इसके ग्रोथ में यही फर्क है कि ये ज्यादा रहेगा, ये कम रहेगा। क्लियर है? तो ये वाली बात तो नहीं होगी यहाँ पे। अगर आप कोई भी n जो है कंपोजिट नंबर भी ले लो, यानी कि p1 k1 भी ले लो, p2 k2 भी ले लो, तो भी ये बात होल्ड नहीं होगी, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आपका जो k1+1 रहेगा इट विल बी ऑलवेज लेस देन p1 की पावर k1/2, ठीक है? फिर से जो k2+1 रहेगा इट विल बी लेस देन p2 की पावर k2/2, तो इनका प्रोडक्ट भी इससे लेस हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में 3। तो दिस इज करेक्ट बट दिस इज रॉन्ग, ठीक है? इसीलिए आपका ऑप्शन बी भी गलत है। ठीक, फिर से इसको रफ करते हैं। तो ये क्वेश्चन है बहुत लेंदी सा। ऑप्शन 3 क्या कह रहा है आपका कि फॉर एवरी n 2 की पावर vn इज लेस देन और इक्वल टू dn which is further less than or equal to 2 की पावर wn। ओके, अब ये कैसे पॉसिबल है? तो फॉर एवरी n बोला है इन्होंने, तो सिर्फ केस लेके तो चलेंगे नहीं इसमें। तो n अगर मैं कोई भी आपका कॉम्पोजिट नंबर लेती हूँ, p1 की पावर r1, p2 की पावर r2 अप टू सो ऑन pk की पावर rk, ठीक है? तो इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? dn vn wn सबकी ज़रूरत है। तो लगा लीजिए आपका d ऑफ n कितना आ जाएगा, इन पावर्स में एक एक ऐड कीजिए, राइट? और अप टू rk+1 ऐसा आ जाएगा। फिर जो है आप vn निकाल लो vn यानी कि नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर कितने हैं, 1 से लेकर pk, यानी कि k हैं इसके पास, राइट?
और फिर है आपका डब्ल्यू एन यानी कि विथ मल्टीप्लिसिटी इन्होंने बोला है। तो मल्टीप्लिसिटी क्या है कि इन पावर्स को ही ऐड कर दो, क्योंकि P1 जो है R1 टाइम्स हो रहा है, P2 R2 टाइम्स हो रहा है, सो दिस इज R1 प्लस R2 एंड अप टू सो ऑन RK। क्लियर है ये बात? अब इस वाले पोर्शन के लिए वही ऊपर वाला लॉजिक लगा लूं कि आपका जो R1 प्लस 1 है दिस इज गोइंग टू बी लेस देन 2 की पावर R1। कहाँ पे गए वो, WN, हाँ, दिस इज गोइंग टू बी लेस देन 2 की पावर R1। ठीक है ना, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है, इससे ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर इन सब का मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो 2 की पावर ये सब लिया जाए तो ये वाला भारी पड़ेगा। मतलब क्या है कि डी एन जो है इट विल बी लेस देन और इक्वल टू 2 की पावर WN। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हो अगर आप अभी ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला समझे तो। अब हमें डिस्कस करना है ये वाला पोर्शन। ठीक है, अब इसको इन जनरली तो मैं बता नहीं सकती, लेकिन पर्टिकुलरली आपको बता सकती हूँ। जैसे कि प्राइम के केस में अगर मैंने एन जो है वो पी ले लिया, ठीक है, तो वी ऑफ एन कितना हो जाएगा इस केस में, 1 हो जाएगा। ठीक है, एक ही है। और डी ऑफ एन हो जाएगा आपका 2, राइट। तो देखो 2 की पावर जो 1 है दिस इज लेस देन और इक्वल टू डी एन कितना हो जा रहा है इसका, 2 हो जा रहा है इस केस में। तो ठीक है, अगर मान लो चलो मैं पी स्क्वायर लेती हूँ, तो ऐसे केस में वी एन हो जाएगा आपका 1 और डी एन हो जाएगा आपका 2 प्लस 1 यानी कि कितना, 3 हो जाएगा। तो देखो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3, तो ये वाला पोर्शन भी करेक्ट है। तो सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 2 की पावर वी एन आप देख पा रहे हो कि दिस इज लेस देन और इक्वल टू डी। ठीक है, अगर कंफर्म नहीं है तो एक बार ऑप्शन डी को भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन डी क्या कह रहा है आपका कि W ऑफ n और W ऑफ m, मतलब दो नंबर का अगर हम W ले रहे हैं, नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर विथ मल्टीप्लिसिटी, तो D ऑफ n और D ऑफ m भी इक्वल हो जाएंगे। ये सरासर गलत है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है? मान लो मैंने n ले लिया आपका 5 स्क्वायर, ठीक है, n मैंने 5 स्क्वायर ले लिया और m ले लिया मान लीजिए 2 इंटू 3। सो व्हाट इज W ऑफ n? W ऑफ n कितने बार यहाँ पे प्राइम नंबर आ रहा है, दिस इज 5 टाइम्स 5 विथ मल्टीप्लिसिटी, ये 2 हो गया। और W ऑफ n भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो प्राइम नंबर है। लेकिन अगर आप D ऑफ n निकालोगे, D ऑफ n नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स, तो आपको पता है कितना आ जाएगा, 2 प्लस 1 यानी कि 3 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर पॉजिटिव डिवाइजर निकालोगे D ऑफ m तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर है? तो इसका 3 और इसका 4, सो दिस इज रॉन्ग। तो डी ऑप्शन चेक करना आसान था। अगर आप ए बी सी निकाल सकते हो तो आप सी को कह सकते हो दिस इज करेक्ट। ओके, लेकिन मैंने आपको कहा है कि मैं सिर्फ ये नहीं चाहती हूँ कि आप कैसे एग्जाम में सॉल्व करें इसको, आप हर एक चीज़ का मतलब समझें। तो इससे क्या होगा कि हम एक क्वेश्चन से बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ओके, दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन कि लेट फाई एंड बी द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। आपको पता है कि ये एक ऑयलर फंक्शन है, ठीक, वेयर दिस ब्रैकेट के अंदर अल्फा कॉमा डिनोट्स जीसीडी ऑफ अल्फा एंड एन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू और विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, एक ही चीज है। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है आपका कि देर एग्जिस्ट infinitely many n such that phi of n is greater than phi of n plus 1। ठीक है, तो मान लो हम सिंपल से लेके चलते हैं, अगर n प्राइम है, क्योंकि प्राइम इसीलिए लिया क्योंकि उसके लिए phi of n निकालना आसान है। ठीक है, तो आपको पता है कि फाइव ऑफ एन क्या आ जाएगा इस केस में, आपका आ जाएगा n-1 यानी कि p-1 आ जाएगा। क्लियर है ये बात? अब आपको पता है कि जो आपका प्राइम नंबर होता है इट इज ऑलवेज ऑड। ठीक है, दो को छोड़कर, तो जितने भी प्राइम नंबर आएंगे तो उसके आगे वाला, जस्ट आगे वाला जो नंबर होगा ना, अगर ऑड के जस्ट आगे वाला नंबर इवन आता है तो इसके जस्ट आगे वाला नंबर हमेशा इवन होगा, मतलब वो कंपोजिट होगा। बात समझ रहे हो इस बात? ठीक है, तो दिस इंप्लाइज कि आपका n+1 जो है ये हो जाएगा कंपोजिट। अगर कंपोजिट हो जाएगा तो इसका जो फाई ऑफ n+1 रहेगा ये हमेशा कम रहेगा, किससे, फाई ऑफ p से। एक उदाहरण देती हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया 5 प्राइम ले लिया और उसके जस्ट बाद मैंने 6 ले लिया। अब इसका फाई ऑफ 5 निकालेंगे तो 4 आएगा, और इसका निकालेंगे तो कितने नंबर होते हैं जो इसके साथ जीसीडी
एक देते हैं तो आई थिंक सो, एक 1 हो गया और एक 5 हो गया, तो इसका 5 of 6 आ जाएगा 2। ठीक है, जबकि एकदम कॉन्जिक्यूटिव है तो दिस इज ऑलवेज पॉसिबल। किसके लिए? जब आप, मैं यहाँ पे n इज इक्वल टू पी ले रही हूँ, कंपोजिट की मैं बात नहीं कर सकती। ठीक है ना, कंपोजिट की मैं बात नहीं कर सकती, लेकिन प्राइम के केस में ये बात होल्ड होती है। तो यस, दिस इज ट्रू। ओके, दिस इज ट्रू। इन्होंने कहा विच इज नॉट ट्रू। ऑप्शन बी कह रहा है कि देर एग्जिस्ट इन्फिनाइटली मेनी एन सच दैट फाइव ऑफ एन इज लेस देन फाइव ऑफ एन प्लस वन। ओके, अब जो है इन्होंने रिवर्स में पूछ लिया था। आप ये सोच सकते हैं कि नहीं ऑप्शन ए सही है तो ये गलत होगा। ऐसा नहीं है। ऐसा भी तो है कि अगर n इज इक्वल टू पी ले लिया मैंने, तो इसके जस्ट पीछे वाला जो नंबर होगा वो इवन हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, इस बारे में ये करती हूँ कि n प्लस वन अगर मैंने p ले लिया, तो फाइव ऑफ n प्लस वन कितना हो जाएगा? p माइनस वन, यानी कि ये फाइव ऑफ n आ जाएगा आपका n। ठीक है, और आपका जो n होगा ये निकलेगा आपका कॉम्पोजिट, क्योंकि वो प्राइम नंबर के जस्ट पीछे वाला नंबर है। और कंपोजिट का हमेशा जो है फाइव ऑफ n लेस देन n रहेगा 100%। ठीक है, सो n इज नथिंग बट फाइव ऑफ n प्लस वन। ये दिखाना था हमने कि फाइव ऑफ n इज लेस देन फाइव ऑफ n प्लस वन, तो आपका बी भी सही है। ठीक है, ये इन्होंने कहा है कि इन्फिनाइटली मेनी एन के लिए, और आपको पता है कि ऐसे आपको इन्फिनाइटली मेनी प्राइम मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, ऑप्शन सी को देखिए कि देयर एग्जिस्ट एन सच दैट एन ग्रेटर देन टू के लिए एक एन हमारे पास ऐसा जरूर मिलेगा सच दैट कि फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन, इस एन के बाद आपका फाइव ऑफ एन विल बी लेस देन फाइव ऑफ एन। अच्छा, तो क्या कोई आप ऐसा ढूंढ सकते हो? तो यस, यू कैन फाइंड n इज इक्वल टू 6। अभी हमने देखा कि 5 of 6 जो है वो है 2, और इसके आगे देख लो 5 of 7 ये आ जाएगा आपका कितना 6। 5 of 8, 8 का आ जाएगा कितना 2 की क्यूब, तो कितना आ जाएगा 2 की क्यूब, 8 में से 4 गए, इसके आ जाएंगे 4। ठीक है, 5 of 9, 9 का कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर, तो मतलब 9 में से 3 गए तो 6। ठीक है, एंड सो ऑन। तो आप ये देखोगे कि यस, 5 of 6 इज लेस देन 5 of n, जहां पे n इज ग्रेटर देन 6। ये चीज आप चेक कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी आपका करेक्ट है, तो ऑब्वियसली आपका ऑप्शन डी विल बी रॉन्ग। एंड कैसे? हमारे पास एक सेट इन्होंने कहा है कि दिस इज 5 of n डिवाइड में n सच दैट n belongs to set of natural number has finite limit point। finite limit point again this you can do by prime number। अगर मैं मान लो मैं आपका जो n है वो लेती हूँ p की पावर k। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका 5 of p की पावर k डिवाइड में p की पावर k। आपको पता है 5 of p की पावर k क्या होता है? p की पावर k माइनस p की पावर k माइनस वन डिवाइड में p की पावर k। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस वन अपॉन p मिल जाएगा। राइट, अब आपको पता है इन्फिनाइटली मेनी प्राइम्स है, तो जैसे जैसे चेंज करोगे p को अगर मैं 2 लूंगी, ठीक है, तो ये जो है ये किसकी तरफ टेंड करेगा? 1 माइनस वन अपॉन टू, विच इज इक्वल टू 1/2। आप इस बात को समझ रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे नंबर लिया जाए, क्या जैसे 2 ले लिया, 2 का स्क्वायर ले लिया, 2 का क्यूब ले लिया, एंड सो ऑन। ठीक है, इन सब के लिए ये जो है 5 of n डिवाइड में n, ये हमेशा 1/2 ही आएगा। तो ये सारे जो सीक्वेंस है ना, ये किसको कन्वर्ज करेंगे? ये सारे के सीक्वेंस 1/2 को कन्वर्ज करेंगे। उसी तरह से अगर मैंने p ले लिया 3, तो इसमें पुट करोगे तो 1 माइनस वन अपॉन थ्री, यानी कि आ जाएगा 2/3। तो ये जो सीक्वेंस रहेगी 3, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, ये सारे कन्वर्ज करेंगे किसको? 2/3 को। वैसे ही दूसरा प्राइम ले लो तो ये 1 माइनस 1/5 को कन्वर्ज करेंगे। राइट, तो ये एक लिमिट पॉइंट आ गया, ये दूसरा लिमिट पॉइंट आ गया। तीसरा, कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? इन्फिनाइटली प्राइम्स।
यहाँ पे हर प्राइम नंबर के लिए एक लिमिट पॉइंट मिल रहा है। मतलब क्या कि इसके पास फाइनाइटली नहीं इन्फिनाइटली मैनी लिमिट पॉइंट है, इसलिए डी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। ओके, ये क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको आप आराम से जो है सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी चीज ट्रू है? ओके, तो ऑप्शन ए को देखिए क्या कह रहा है कि एवरी इवन इंटीजर एन ग्रेटर देन 16 डिवाइड्स दिस। ठीक है, तो आप क्या करो, कोई भी नंबर लेके चलो, जैसे यहाँ पे 16 दिख रहा है, तो एक काम करते हैं 16 को एक बार देख लेते हैं। तो 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 15 फैक्टोरियल प्लस 3। ओके, अब आपको पता है कि ये ग्रेटर देन 2 जितने भी होंगे ये सारे इवन नंबर होंगे, और ये है आपका ऑड नंबर, तो ओवरऑल ये क्या बन रहा है? एक ऑड नंबर बन रहा है। तो क्या एक ऑड नंबर को 16 डिवाइड करेगा? तो 16 डजंट डिवाइड्स ऑड नंबर। ठीक है, तो एवरी इवन बोला था इसने, यहाँ पे तो पहले ही इवन ने धोखा दे दिया, सो दिस इज गलत। ऑप्शन बी को देखो, एवरी ऑड नंबर ग्रेटर देन 16 डिवाइड्स दिस। एक काम करो, 17 लेके देख लो, n इज इक्वल टू 17 ले लिया, तो ये बन जाएगा आपका 16 फैक्टोरियल, जो कि आपका क्या है? इवन है। अब बताइए 17 एक और नंबर है, क्या ये इवन को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन सी देखिए, एवरी इवन इंटीजर ग्रेटर देन दिस डिवाइड्स दिस। ओके, अगेन यू कैन टेक 16 लेके देखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ओके इस केस में तो ये 15 फैक्टोरियल है ना, और 15 में जो है आपका 8 दूने 16, तो ये 16 जो है इसको डिवाइड करता है 15 को। तो हमें एक एग्जाम्पल से तो नहीं कह सकते, इन्होंने कहा है एवरी इवन इंटीजर इसको डिवाइड करेगा, तो इसको कैसे करेंगे फिर? सी को जरा हम रखते हैं तब तक बाजू में, डी की बात करते हैं। फॉर एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 16 एन स्क्वायर डिवाइड्स एन फैक्टोरियल प्लस 1। अच्छा, अब ये एन स्क्वायर की बात कर रहा है, तो हम्म, अगर मैं n को 16 ही लेके चलूं, तो n स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर हो जाएगा, ये एक इवन नंबर होगा। ठीक है, और 16 फैक्टोरियल प्लस 1 ये हो जाएगा एक, क्योंकि इवन है ये ऑड है, तो ये हो जाएगा ऑड नंबर, तो ऑब्वियसली 16 का स्क्वायर विल नॉट डिवाइड 16 फैक्टोरियल प्लस 1। तो एवरी इंटीजर बोला था, तो ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन आपका सी सही रहेगा। लेकिन कैसे? आप इस चीज को देखना पड़ेगा जरा, तो इसको जो है इन जनरली हमको प्रूव करना पड़ेगा ऑप्शन सी को। इन्होंने कहा है इवन इंटीजर, ठीक है, तो मान लेती हूँ मैं n को लेती हूँ 2m, और कहा है इन्होंने कि 16 से बड़ा होना चाहिए, तो ऑब्वियसली हम आपका m जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 8 लेंगे। ठीक है, तो ये 16 से बड़ा तो हो ही जाएगा, क्लियर है। अब n माइनस वन फैक्टोरियल कितना आ जाएगा? n माइनस वन फैक्टोरियल हो जाएगा आपका, जैसे कि n माइनस वन इंटू एन माइनस टू, कहीं पर आ जाएगा आपका n माइनस के, और लास्ट में चला जाएगा 1। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पे 2m है, और क्या n माइनस वन फैक्टोरियल में आपको m मिलेगा कहीं पर? ठीक है, तो यहाँ पर कोई ना कोई आपको जो है n माइनस के इस तरह से मिल जाएगा जो इस m के बराबर होगा। समझ रहे हैं आप इस बात को? कैसे हो जाएगा ये? क्योंकि आपका 2m जो है वो m से डबल है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं 8 लेती हूँ, तो ये 16 बन जाएगा, 16 8 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली 16 के फैक्टोरियल में, या फिर 16 में से एक नंबर माइनस भी करोगे तो उसके फैक्टोरियल में 8 कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यही इसका रीजन है कि 2m इज ग्रेटर देन दिस m, राइट। तो इसका जो फैक्टोरियल निकालोगे उसमें से एक अगर माइनस भी करोगे, तो आपको फिर भी जो है ये m मिल ही जाएगा यहाँ बीच में कहीं ना कहीं। ठीक है, सो योर ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। चलिए 24th क्वेश्चन देखते हैं। द लास्ट टू डिजिट ऑफ 3 टू द पावर 2019 आर। अच्छा, लास्ट टू डिजिट बोला है, तो मतलब क्या है कि हमें जो है मॉड 100 यूज करना पड़ेगा, राइट। ओके, अब 3 के पावर 2019 है, तो एक बार हम जो है 3 की छोटी पावर्स लेके देखते हैं। लेकिन एक शॉर्टकट यहाँ पे कर सकते हैं, कौन सा? कि ऑयलर्स थ्योरम हम लगा सकते हैं। ऑयलर्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर a और n का जीसीडी 1 है,
तो ऐसे केस में a की पावर 5 ऑफ n इज कॉन्ग्रुएंट विथ 1 मॉड n। ठीक है, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या कि आपको पता है कि यहाँ पे n है आपका कितना 100, और 5 ऑफ n कितना आ जाएगा, आसानी से आप कैलकुलेट कर लोगे। सो दिस इज 40। ठीक है ना, इसको कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, और फिर आप इसको जो है सॉल्व कर लेना, तो इट इज 40। तो इसका मतलब ये है कि ऑयलर्स थ्योरम ये कहता है कि 3 की पावर 40 इज कॉन्ग्रुएंट विथ 1 मॉड 100। 2019 है, तो यहाँ से मैं कितना करीब जा सकती हूँ, 2000 तक तो जा सकती हूँ। ठीक है ना, वो कैसे करेंगे, 3 की पावर 40 की पावर 50 लेंगे, तो 4 पंजा 20 और 3 जीरो, ठीक है, 2000 तक तो आ जाएगा। तो दिस इज कॉन्ग्रुएंट विथ 1 की पावर 50 मॉड 100। ओके, यानी क्या, 3 की पावर 2000 इज कॉन्ग्रुएंट विथ 1 मॉड 100। अब हमें कितना बाकी है हमारे लिए, 19। ठीक है, अब 19 को जरा हम एक काम करते हैं, मैन्युअली करके देखते हैं। तो 3 की पावर 4 तो आप जानते हैं कि कितना होता है, दिस इज 81 होता है, तो 81 ही आएगा। ओके, 2 डिजिट का नंबर है, तो मॉड 100, 3 टू द पावर विल बी 3 टू द पावर 4 विल बी कॉन्ग्रुएंट विथ 81 मॉड 100। ठीक है, एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर करके देखते हैं। तो 3 की पावर 4 का स्क्वायर यानी कि 81 का स्क्वायर, तो 81 इंटू 81, मुझे चाहिए सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट, क्योंकि मैं यहाँ पे 100 से इसको डिवाइड करने वाली हूँ। तो 18 प्लस 8 जो भी आएगा, तो 1 यहाँ पे 16 बन जाएगा, इसके आगे मुझे कुछ देखना नहीं है, 16 यहाँ पे रिमाइंडर आएगा जब आप 100 से डिवाइड करोगे। क्लियर है, तो यहाँ पे 61 आ गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 की पावर 8 विल बी कॉन्ग्रुएंट विथ 61 मॉड 100। ओके, अभी हम इसको और बढ़ा सकते हैं, इसका पावर 2 ले लेते हैं, तो ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यहाँ पे 61 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 61 इंटू 61, तो 16 प्लस 6 छक्का 6 कम 6, और इसके आगे मुझे देखना नहीं है, क्योंकि मुझे लास्ट के 2 डिजिट चाहिए। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इसके आगे कुछ आ जाएगा, तो रिमाइंडर बनेगा यहाँ पे 21 मॉड 100। ओके, और अब देखिए, ये तो बन गया 3 की पावर 16 बन गया, दिस इज कॉन्ग्रुएंट विथ 21। अब मुझे बनाना है इसको 19, तो मैं 3 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ यहाँ पर भी, तो 3 की पावर 3 यानी कि 27। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 21 को 27 से मल्टीप्लाई कर देना है, और लास्ट के 2 डिजिट देखने, तो ये 7 हो गया, 7 दूने 14 प्लस 2, और ये आगे का जो भी रहेगा, तो ये 7 हो गया, 2 और 4 हो गए 67। तो 3 की पावर 19 इज कॉन्ग्रुएंट विथ 67 मॉड 100। ओके, अब इसको देखिए, नंबर 1 और नंबर 2, यहाँ से आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 की पावर मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड हो जाएंगे, तो 2019 इज कॉन्ग्रुएंट विथ 1 इंटू 67 इज 67 मॉड 100। तो बात समझ में आ गई कि आपका जो रिमाइंडर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन डी 67। क्लियर है ये बात। चलिए, तो यहाँ पे यूज हुआ ऑयलर थ्योरम। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कह रहा है ये, कि लेट s इज इक्वल टू n सच दैट n आपका जो है 1 और 999 के बीच में है, 3 डिवाइड n और 37 डिवाइड n, हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर इन s कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू, ऑब्वियसली जहाँ पे जो है आपका ना 3n को डिवाइड कर रहा होगा, ना तो 37n को डिवाइड कर रहा होगा। क्लियर है ये बात। और ऐसा ही क्वेश्चन हमने जो है अभी उसमें देखा, 3 का मल्टीपल और 5 का मल्टीपल। अब वही वही एकदम, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर से रिपीट हो रखे हैं, रिपीट मतलब उसी टाइप के आ रखे हैं। तो देखो, सबसे पहले एस के पास कैसे एलिमेंट जा रहे हैं, ऐसे एलिमेंट विच इज नंबर डिविजिबल बाय 3 और 37, मतलब क्या ये 3 से भी डिवाइड होगा और 37 से भी होगा, और बोथ से भी हो सकता है, राइट, क्योंकि 3 के मल्टीपल में 37 इंटू 3 वाला भी आएगा नंबर। तो ये कितना हो जाएगा, 3 सत्ता 21, 2 3 तिया 9, 10 11, मतलब 111 वाले मल्टीपल भी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो हम वही एपी वाला
सीरीज लगाएंगे इसमें। तो 1 से लेकर 999 के बीच में सबसे पहला सबसे छोटा नंबर कौन सा जो 3 से डिविजिबल होगा? तो हम सबसे पहले बात करते हैं नंबर डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो पहला हो जाएगा जैसे आपका 3, फिर हो जाएगा 6, 9 एंड अप टू सो ऑन 999। ठीक है, तो ये एपी की सीरीज है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला हम लगा देंगे। ये हो जाएगा आपका 999 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डिफरेंस डी। तो ये हो जाएगा आपका 996 इज इक्वल टू डिवाइड में 3 इज इक्वल टू n-1। ये कितना हो जाएगा आपका n-1 इज इक्वल टू 3 3 2, तो n वहाँ चला जाएगा, तो n इज इक्वल टू 333। मतलब ऐसे 333 नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हो रहे हैं 1 से लेकर 99 के बीच में। क्लियर है? अब बात करते हैं आपका 37 के लिए। फॉर 37 सबसे पहला नंबर जो 37 से डिवाइड होगा तो ऑब्वियसली वो 37 ही होगा, क्योंकि 37 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, सबसे छोटा वही होगा। और लास्ट में कौन सा नंबर होगा जो 37 से डिवाइड होगा? तो यहाँ पे जो आपका 999 है ये 37 से डिवाइड हो रहा है, तो 999 तक जाएगा। क्लियर है? पहला टर्म है 37, लास्ट टर्म है 999, सो 999 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू 37। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा? 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 3 गया तो 6, 9। ओके, डिवाइड में 37, और यू कैन से कि प्लस 37 इज इक्वल टू 37 इंटू एन। ये हो जाएगा 9, ये वापस से 9 9 ये आ गया। जब आप 999 को 37 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा इट इज़ 27। ओके, यानी कि 27 ऐसे नंबर हैं जो 37 से डिवाइड हो रहे हैं। क्लियर है? अब हमको देखना पड़ेगा बाय बोथ, क्योंकि जो ये बाय बोथ वाला है, मतलब बाय बोथ यानी कि 111 से जो नंबर डिवाइड होंगे वो वाले मल्टीपल इसमें और इसमें रिपीट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये वाला को हमको माइनस करना पड़ेगा। सो पहला नंबर जो 111 से डिवाइड होगा तो ऑब्वियसली इट इज 111। लास्ट वाला भी कौन सा होगा? 999। देखो इन्होंने एक अच्छा सा क्वेश्चन बनाया है जिसमें लास्ट वाला टर्म तो हर जगह ही आ रहा है। ठीक है, तो nth टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डिफरेंस। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 में वापस से 1 ऐड करेंगे, डिवाइड में 1 विच इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू 9। तो 9 ऐसे नंबर होंगे जो 1 से डिवाइड हो रहे होंगे। तो अब बताइए s की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो 3 से डिवाइडेड है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो 37 से डिविजिबल है, और फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो 1 से डिवाइड है, इसको हमने माइनस कर देना है। ठीक है ना, क्योंकि वो रिपीट हो जा रहे हैं, क्योंकि जो 3 के मल्टीपल में हैं उसके अंदर ये 1 के मल्टीपल भी आ रहे हैं। ठीक है, सो s इज इक्वल टू 333 प्लस ये 27, और इस 9 को माइनस कर देना है, तो ये मिलेगा आपको कितना? ये हो जाएगा 10, 10 में से 9 गया 1, ये हो जाएगा आपका 3 2, यहाँ पे ऑलरेडी 3 ही बन रहा है, सो दिस इज 5 एंड दिस इज 351 यहाँ पे एडिशन हो जाएगा इनका। तो s कॉम्प्लीमेंट का कार्डिनलिटी कितना होगा? जो भी हमारे टोटल नंबर कितने हैं इसके बीच में, 1 से लेकर 199 के बीच में, इट इज ऑब्वियसली 999 है, इसमें से हमने 351 को सब्ट्रैक्ट कर देना, तो कितना हो जाएगा? दिस इज 648। ओके, तो 648 ऐसे एलिमेंट हैं ऑप्शन बी जो s कॉम्प्लीमेंट के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं। क्लियर है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 26। ओके, अब ये क्या कहते हैं? सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1 की पावर 37, 2 की पावर 37 अप टू सोन 88 की पावर 37 इन z ओवर 89z। ओके, आपको ये पता है कि z ओवर nz आपका किसके कॉन्ग्रुएंट होता है? सॉरी, किसके आइसोमॉर्फिक होता है? दिस इज आइसोमॉर्फिक टू zn। तो यहाँ पे जो मॉड्यूलो है इट इज 89। मतलब क्या क्या, अगर इन सब को अगर आप ऐड करते हो और 89 से डिवाइड करोगे तो क्या नंबर बनेगा? यही इसका मीनिंग है। ठीक है, चलिए तो कैसे करें इसको? मुझे अब एक एक नंबर का एक बार देखना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पे एक नंबर को देखने की जरूरत नहीं है,
ये इंटरेस्टिंग तरीके से इन्होंने इसको बनाया है। 1 की पावर 37, 2 की पावर 37। जब भी क्वेश्चन आए तो उसमें ट्राई कीजिए कि आपको जो है कुछ पैटर्न दिखे, ठीक है। और यहाँ पे भी आप पैटर्न दिखेगा, क्या पैटर्न दिखेगा कि अगर मैं 1 और 88 को ऐड करूँ तो वो 89 बनता है, 2 और 87 को ऐड करो तो 89 बनता है, उसी तरह से, ठीक है ना। तो हमने इनकी जो है एक तरह से जोड़ियां में बना दी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक इंटरेस्टिंग वे है इसमें, जैसे कि इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ठीक है ना, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इस तरह से। और इन दोनों का एडिशन क्या आ रहा है, ये 89 आ रहा है। मतलब क्या कि आपको ये तो पता है कि अगर मैं ए प्लस बी लूँ तो ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, दिस इज कॉन्ग्रुएंट विद 0 मॉड ए प्लस बी, ठीक है ना, क्योंकि ए प्लस बी खुद को डिवाइड करता है, रिमाइंडर 0 दे देगा। यहाँ पे इसे क्या कह सकते हो कि ए इज कॉन्ग्रुएंट विथ माइनस बी मॉड ए प्लस बी। इसको आप समझ रहे होंगे ये कैसे हुआ। देखो, ए इज कॉन्ग्रुएंट विथ माइनस बी, मतलब क्या कि ये ऐसा होगा ना, ए माइनस ऑफ माइनस बी को ए प्लस बी डिवाइड करना चाहिए, तो यस दिस इज ट्रू। ओके, दिस स्टेटमेंट इज, दिस कॉन्ग्रुएंसी इज ट्रू। ओके, मैं क्या करती हूँ, दोनों साइड जो है, क्योंकि यहाँ पे 37 का पावर है तो 37 लेके देखती हूँ। सो ए की पावर 37 विल बी कॉन्ग्रुएंट विथ माइनस बी की पावर 37 मॉड ए प्लस बी, ठीक है। दिस इज ए की पावर 37 कॉन्ग्रुएंट विथ, अब यहाँ पे बी हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, ये माइनस साइन है तो पावर 37 है तो माइनस बाहर आ जाएगा, बी की पावर 37 मॉड ए प्लस बी। क्लियर है। मतलब क्या कि इसको अगर मैं इस साइड ले आऊँ तो ये दिस इज ए की पावर 37 प्लस बी की पावर 37 इज कॉन्ग्रुएंट विथ 0 मॉड ए प्लस बी। ओके, मतलब क्या कि जिससे आपका 89 बन रहा है ए प्लस बी, ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है, इसके साथ, ए की पावर 37 बी की पावर 37 के साथ। क्लियर है ना। रिमाइंडर आ रहा है इस केस में 0। तो आप ये कह सकते हो कि 1 की पावर 37 प्लस 88 की पावर 37 इज कॉन्ग्रुएंट विथ 0 मॉड 89। 2 की पावर 37 प्लस 87 की पावर 37 इज कॉन्ग्रुएंट विथ 0 मॉड 89, राइट। इसी तरह से हमारा लास्ट कहाँ तक जाएगा, 44 की पावर 37 प्लस 45 की पावर 37 विल बी कॉन्ग्रुएंट विथ 0 मॉड 89। इन सब को आप ऐड कर सकते हो तो ये राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में सब ऐड हो जाएंगे, जो भी ये सारी की सारी टर्म है। 1 की पावर 37 से लेकर 88 की पावर 37, और यहाँ पे सब जगह रिमाइंडर 0 है तो दिस इज कॉन्ग्रुएंट विथ 0 मॉड 89। मतलब रिमाइंडर कितना बचा आपका, और यू कैन से कि ये चीज किसके कॉन्ग्रुएंट है, 0 के कॉन्ग्रुएंट है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, how many arrangements of the digit of the number 1 2 3 4 5 6 7 are there such that exactly 3 of them occur in their original position? ओके, क्या कहना चाह रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 इसमें से एग्जैक्टली तीन जो है उसके ओरिजिनल पोजीशन पे होने चाहिए। जैसे मान लो 2 4 6 है, मैं इनको लेके चलती हूँ कि ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रहेंगे, बाकी को आप शफल करोगे। तो जैसे कि ये 2 4 6 ऐसे ही रहेगा, मैं इसको 3 इधर लेके आ सकती हूँ, 1 इधर लेके जा सकती हूँ, 7 इधर लेके आ सकती हूँ, 5 इधर लेके जा सकती हूँ। तो एग्जैक्टली 2 4 6 ये अपनी जगह पे रहेंगे, बाकी अपनी जगह पे नहीं रह सकते। ये क्वेश्चन है इसका, ठीक है। अब आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तो आप इसको जो परमुटेशन के फॉर्मूले हैं उससे सॉल्व कर सकते हो, जिसमें एक टर्म आता है डी अरेंजमेंट। ओके, तो एक्चुअली क्या है डी अरेंजमेंट, देखो हमने तो 2 4 6 को तो फिक्स कर दिया, लेकिन ये कंडीशन लगा दी है कि जो ये 1 3 5 7 है ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं होने चाहिए, बाकी वो कहीं भी चले जाए अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ना हो, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने कहा है कि एग्जैक्टली तीन को ही ओरिजिनल पोजीशन पे होना है। तो पहली बात तो 3 यहाँ पे नहीं आ सकता, 5 यहाँ पे नहीं आ सकता, 7 यहाँ पे नहीं आ सकता, और 1 नहीं आ सकता यहाँ पे। तो ऐसे केस में जहां पर हम एलिमेंट्स के ओरिजिनल पोजीशन को हटा देते हैं कि नहीं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन नहीं ले सकता, ऐसी टर्म को हम कहते हैं कि ये यहाँ पे आपका डी अरेंजमेंट है,
ठीक है, एक वहां से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल सा हम परमुटेशन की मदद से कैसे सॉल्व करेंगे दैट वी विल सी। तो सबसे पहली बात कि इन 7 में से किन 3 को हम फिक्स करें, तो कितने तरीके होंगे, तो ऑब्वियसली 7C3, 7 चूज 3। तो 7 में से हम 3 को चूज करने के 7C3 वेज हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने 2 4 6 को चूज किया, आप 1 2 3 को भी चूज कर सकते हो। तो ऐसे कितने पॉसिबल होंगे, 7C3 वेज होंगे। ठीक है, अब रिमेनिंग, ये तो आप समझ गए। ठीक है, ये क्या है, अब रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग कितने पोजीशन बच गए, रिमेनिंग पोजीशन बच गए आपके 4। ठीक है, अब इनको कैसे, हमने कहा कि कैसे इसको अरेंज करना है कि कोई भी अपनी फिक्स पोजीशन पे ना हो। तो यहाँ पे हम मदद यूज कर सकते हैं आपका परमुटेशन का। ठीक है, परमुटेशन का। तो 4 बोला है, तो इसमें एक्चुअली जैसे हम S4 की बात करते हैं, तो यहाँ पे 4 साइकिल की लेंथ होती है, राइट। परमुटेशंस होते हैं 4 साइकिल वाले, 4 लेंथ वाले। तो एक इस तरह का हो सकता है जैसे कि ABCD। ठीक है, दूसरा जो है वो ऐसा भी हो सकता है ABCD। मतलब क्या, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे कहा ये ABCD का एग्जाम्पल था कि 1 3 पे गया, 3 1 पे गया, तो ये 1 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 5 7 पे गया, 7 5 पे गया, तो दिस इज 5 7। ठीक है ना, तो ये एक तरह का परमुटेशन के फॉर्म में लिख दिया ना हमने इसको। तो एक ये तरीका है, एक ये तरीका है। क्या कोई दूसरा तरीका है परमुटेशन में, नहीं। क्योंकि अगर आप कोई दूसरा, जैसे कि मान लो ABCD, सॉरी ABC, क्या ये ले सकते हो, नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर D जो है वो D पर ही मैप कर रहा है, और हमने कहा कि नहीं, जो रिमेनिंग 4 हैं वो अपने आप पे, इनमें से कोई भी एलिमेंट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जाएगा। तो केवल हमारे पास ये 2 ही कंडीशन बनती है, बाकी नहीं बनेगी, क्योंकि बाकी में क्या हो जाएगा, वो कुछ कुछ एलिमेंट्स होंगे जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन ले लेंगे। ठीक है, तो ये कितने वेज हैं, अब आपने पढ़ा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस काइंड कितने होते हैं। तो याद है हम 4 का पार्टीशन करते हैं, एक 4 ये हो गया, एक 2 + 2 हो गया, बाकी हमारा काम का नहीं है। तो ABCD टाइप के कितने एलिमेंट होंगे, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड में, देखो 4 एक ही एलिमेंट है, तो 4 की पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, कितना हुआ, 4 फैक्टोरियल डिवाइड में 4, यानी कि 3 2 1, तो 3 2 6, ये 6 हो गए। यहाँ से कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, यहाँ पे हो जाएंगे आपके 4 फैक्टोरियल डिवाइड में, अब 2 है, 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो 2 की पावर 2 लेते हैं, और जितना रिपीट हो रहा है उसका फैक्टोरियल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा आपका, 4 फैक्टोरियल डिवाइड में 4 डिवाइड में 2, तो ये बनेगा आपका 3। यहाँ से टोटल कितने वेज आ गए, 6 + 3, यानी कि 9 वेज आ गए। इनको मल्टीप्लाई मत कर देना, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, टोटल अरेंजमेंट्स, टोटल पॉसिबिलिटी अरेंजमेंट, वॉट एवर यू कॉल इट, एक तो एक हो गया 7C3। ठीक है, 7C3 हो गए। जब हम 3 चूज कर लेंगे, तो हर एक चॉइस के लिए हमारे पास 9 अरेंजमेंट्स हैं बाकी एलिमेंट्स के लिए। बाकी जो रिमेनिंग 4 हैं, हर एक के लिए, हर एक फिक्स पोजीशन के लिए 9 हमारे पास अरेंजमेंट्स हैं। समझ रहे हो, इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आराम से। सो दिस इज 7 फैक्टोरियल, चलो इसको खोल लेते हैं, 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल डिवाइड में ये हो जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 9, ये कैंसिल, 3 फैक्टोरियल 6 कैंसिल। अब ये हो जाएगा आपका 9 पंजे 45, 45 इंटू 7, 7 पंजे 35, 3 4 7 28, 29 30 31, 315 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये नहीं करना चाहते हैं आप, तो दूसरा वे जो आप कर सकते हो वो है कि आप बाकी ये 4 जो हैं, बाकी जो बचे हुए 4 पोजीशंस हैं, इनका डी अरेंजमेंट निकाल सकते हो। रिमेनिंग 4 पोजीशन का डी अरेंजमेंट निकाल सकते हो, और इसके लिए आपका फॉर्मूला रहेगा n फैक्टोरियल इंटू 1 - 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल। इसको करते जाना है, ठीक है। कहाँ तक, -1 की पावर n, जो भी उसका पोजीशन आ रहा होगा ऑड इवन, 1/n फैक्टोरियल तक। हमारे पास n कितना है, n है हमारा 4। आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, और ऑब्वियसली यहाँ पे साइड में 7C3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और जो भी आपका यहाँ पे आंसर आएगा
उसको 7c3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको आंसर आ जाएगा 315। आप इससे भी इसको सॉल्व कर सकते हो अगर आपको रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट याद है तो। ठीक है, तो ये थे आपके 27 क्वेश्चन ऑन दिस CSR नेट। आई होप आपको जो है ये वीडियो यूजफुल लगा हो। ठीक है, लेट मी नो कि आगे भी ऐसा बनाते रहना है कि नहीं बनाते रहना है। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। एंड होपफुली अब मैं आपको जो है दूसरा क्वेश्चन सीरीज भी इस तरह से लेते आऊँगी। तो चलिए, सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।